नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। क्लोजिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कल बाजार में छुट्टी है और उसके बाद जब हम खुलेंगे तो बाजार में होने वाली है मंथली वायदा की एक्सपायरी। तो उससे पहले जो सेशन था बहुत ही रेंज बाउंड, बहुत ही एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा और बहुत ही सदी हुई क्लोजिंग जो है बाजार की आज देखने को मिली है। तो क्या ये आज की जो क्लोजिंग है या फिर आज जो हमने बाजार में एक छोटे दायरे में ट्रेड देखा है, जो शांति देखी है, क्या ये तूफान से पहले की शांति है? क्योंकि जब हम गुरुवार को खुलेंगे एक दिन की छुट्टी के बाद तो मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो क्या उस बड़ी वॉलेटिलिटी, बड़े उतार चढ़ाव से पहले बाजार में एक शांति का माहौल देखने को मिला है? इसी बात का हम जवाब आपको इस सेशन में देने की कोशिश करेंगे। और जब एक्सपायरी होगी तो उस दिन आपको किस तरह का मूव बाजार में लेना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आखिरकार बाजार में आज किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखा, कैसा ट्रेड पूरे दिन भर में हमने होता हुआ दिखा। जैसे मैंने कहा, मंथली एक्सपायरी का दिन है गुरुवार को और कल छुट्टी है बाजार में। उससे पहले छठे दिन बाजार में आज हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग बनती हुई दिखी। एक दायरे में ट्रेड हुआ और डे लो के करीब जाकर बाजार में क्लोजिंग हुई और निफ्टी ने 22,550 का जो लेवल है उसको भी क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ दिया। फ्राइडे को हम 22,800 के नीचे बंद हुए थे। कल हमने 22,600 का लेवल तोड़ा था और आज हमने 22,550 का भी लेवल क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ दिया है। ये जो एडजस्टेड क्लोजिंग भी आई है 22,547 का लेवल है, जहां पर निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखा। 6 पॉइंट की गिरावट थी। बैंक निफ्टी में 44 पॉइंट का फॉल था, लेकिन सेंसेक्स में हमने 148 पॉइंट के आसपास की गेन्स बनते हुए दिखे हैं। 22,513 आज का लो था और जो क्लोजिंग हुई है 22,547 पर हुई है। तो डे लो से कोई ज्यादा दूर हमने निफ्टी में क्लोजिंग नहीं बनती हुई दिखी। और निफ्टी के 50 में से 31 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान के साथ कारोबार की समाप्ति करते हुए दिखे। तो आप मूड, माहौल, जो बाजार का टोन है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बेरिश ही देखने को मिला। सबसे ज्यादा कहां पे गिरावट थी? डॉक्टर रेड्डीज, इसके अलावा हिंडाल्को, ट्रेंट, हीरो मोटो, सन फार्मा, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। स्ट्रेंथ आ रही थी एयरटेल में, एमएनएम में लगातार दूसरे दिन खरीदारी थी। बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और टाइटन ये निफ्टी के गेनर्स में शामिल थे। बैंक निफ्टी भी जैसे मैंने कहा वैसे तो 44 अंक गिर के बंद हुआ और डे हाई से अगर आप देखेंगे जो कि 48,862 का था, वहां से करीब करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ आज हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। क्योंकि जो क्लोजिंग आई है एडजस्टेड बेसिस पे 48,608 की है। 48,862 पे हम आज अपने हाई बनाया था हमने शुरुआती कुछ कारोबार के घंटों में। और उसके बाद हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी बनती हुई दिखी। जहां प्रेशर था सेक्टोरल इंडाइसिस में, उसमें मेटल, रियल्टी, पीएसयू बैंक, तेल गैस, पीएसयू, एनर्जी और फार्मा, ये कुछ इंडेक्स थे जहां पे आज प्रेशर देखने को मिला। मेटल इंडेक्स वैसे तो चाइना की जो यूएस के साथ ट्रेड डील होने की उम्मीद है उसमें पॉजिटिव कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था, लेकिन आज हमने वहां पे मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। मीडिया, एफएमसीजी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक इंडेक्स, ये कुछ ऐसे इंडेक्स थे जहां पे हरे निशान के साथ या फिर हल्की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति हुई। एफएमसीजी इंडेक्स 15 दिन से लगातार गिर रहा था, उसके बाद कल एक रिस्पाइट देखने को मिला और आज एक फॉलो अप मूव था बाइंग की तरफ, यानी कि दूसरे दिन लगातार खरीदारी देखने को मिली, लेकिन कोई रिस्पाइट नहीं था मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। जी हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में आज भी प्रेशर था। 0.25 से 1% तक की गिरावट लेकर दोनों इंडाइसेस बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन भी डिक्लाइन के फेवर्स में आपको ज्यादा नजर आएगा। 1117 शेयर चढ़कर बंद हुए, लेकिन 1700 से ज्यादा शेयर ऐसे भी थे एनएसई की एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट में, जहां पे आज हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग बनती हुई देखी। दायरे में कारोबार था, कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन टाटा कैपिटल का आईपीओ को अप्रूवल की खबर से टाटा इन्वेस्टमेंट में आज हमने जबरदस्त मूव बनता हुआ दिखा। और अदानी ग्रुप से अदानी पावर टॉप परफॉर्मर था आज, 6% की मजबूती के साथ इस स्टॉक पे भी आज हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो ये हो गया आज बाजार का पूरे दिन का सार। अब इस सार का या फिर ये जो क्लोजिंग हुई उसके बाद मार्केट में अब थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी के दिन कैसा मूव होगा, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ वीएलएम बाला जुड़ चुकी हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू मनी 9। वेरी गुड आफ्टरनून। Very good afternoon, everyone. Thank you for having me here. Yes. तो मार्केट पे अपना एक टेक दे दीजिए मैम। क्या ये तूफान से पहले की शांति है? थर्सडे को जब हम खुलेंगे एक दिन की छुट्टी के बाद भी होगा, ग्लोबल न्यूज फ्लो भी पता होगा और उसके साथ साथ एक्सपायरी बढ़ाई। देखिए, मोस्ट लाइकली तो हम लोग हो सकता है कि हम गैप डाउन ओपन हो। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग भी अगर होती है तो भी सेल ऑन राइज का व्यू कंटिन्यू होगा। मुझे याद है फ्राइडे को जब हम लोगों ने रिसेंट सेशन लिया था, उसके बाद उससे पहले भी सेल ऑन राइज मैं लगातार ही बोल रही हूँ कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। एंड स्टिल आई एम स्टिक टू माई व्यू, बिकॉज बहुत अच्छा और बहुत ही एक ऐसी फॉर्मेशन मार्केट में ऐसी बनी है इंडेक्स लेवल पर, जो इससे पहले 1995 में बनी थी। गुरुवर जी, ऐसा इससे पहले सिर्फ 2 ही बार हुआ है कि निफ्टी 5 महीने लगातार मंथली क्लोजिंग 2 ही बार हुआ है। ये थर्ड टाइम होगा जहां पर 5 महीने लगातार नेगेटिव क्लोज हो रहे हो। इट वॉज हैपन इन 1995
ग्रुप से पहले जब ये हुआ था तो इट वाज इन द वेरी, जब वो पहला जो कांड आया था मार्केट में, स्कैम जो था, तब वहां हुआ था। अदरवाइज निफ्टी की हिस्ट्री में इन दो इवेंट्स को अगर छोड़ दें तो कोई भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि 4 महीने लगातार रेड जोन में निफ्टी क्लोज हुई हो, बट दिस टाइम इट इज हैपनिंग। प्लस अगर जिस टाइम फ्रेम पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिस टाइम पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला क्वार्टर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर्स मार्केट में कैसे रह सकते हैं। सो प्राइस एक्शन के साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट है वो भी प्रेशर को ही इंडिकेट कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग दैट, अगर हम पिछली बार ये कब हुआ था, अगर देखेंगे 1995 में, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो उस समय निफ्टी की मंथली टाइम की जो आरएसआई थी वो 50 के ऊपर थी। एंड सेम सिनेरियो इज दिस टाइम नाउ। ऑल दीज थिंग्स जब आप एक साथ इकट्ठा करते हैं तो इंडिकेशन जो मिलते हैं प्राइस से अभी भी नेगेटिव बायस के ही मिलते हैं। प्रॉफिट बुकिंग इज लाइकली टू हैपन इन इंडेक्स लेवल, मेजर इंडेक्स, ब्रॉड लेवल इंडेक्स पर अभी भी। ओके, तो एंड कुछ जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अभी भी वो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। पोर्टफोलियोज हैं तो हेज होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ऐसे पोर्टफोलियोज में हैं जो कि यू नो लार्ज कैप, जो निफ्टी 50 के पार्ट है, दैट कैन बी हेज्ड इजीली विद निफ्टीज कवर्स। ओके, तो बड़े इंडेक्स में आप कह रहे हैं कि यहाँ से और भी मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। बैंक निफ्टी पे भी यही व्यू है आपका? यस, बैंक निफ्टी पर भी यही व्यू है। ओके, ठीक है। तो बाजार में सेल ऑन राइज की ही रणनीति आप अपना के चलें। 3 दिन से लगातार हम कुछ की इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको ब्रीच करते जा रहे हैं। 22,800 शुक्रवार को, कल 22,600 और आज 22,550 के भी नीचे जाकर हम टिके हैं। तो इसके क्या मायने मैम? अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या नजर आ रहा है? कहाँ तक की डाउनसाइड अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से हम सोच सकते हैं कि यहाँ से एक बार या तो न्यूट्रल या हेजिंग या फिर थोड़े से एक्सपोजर पर बाय ऑन डिप कर सकें, वो होगा जो इलेक्शन के बाद वाला जो 10% का डिप था इलेक्शन के वहां तक बहुत आसानी से प्राइस की मेरी पॉसिबिलिटीज है कि वो उसको टेस्ट किए बिना प्राइस, मुझे नहीं लगता है कि चैन लेने वाला है। एंड वो लेवल आपका कम से कम आता है 21,200। देखिए, अगर 22,800 ना टूटता या फिर उसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन ना होता, वापस से अगर प्राइस वापस वहां जाता भी है तो भी सेल ऑन राइज के व्यू ही बनेंगे अभी। और अगला लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर आता है, जहां से एक ये व्यू लिया जा सकता है कि यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल हो जाए या फिर बाय ऑन डिप करने की कोशिश करें, दैट इज 21,200 से लेकर के 21,300 की रेंज है। एंड ये करंट प्राइस से ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अभी भी तो ये लगभग 5%, 6% का डिप है फ्रॉम द करंट प्राइस। सो अभी भी ये 22,500 के आसपास हम बंद हुए हैं आज, 22,550 के आसपास। यस 22,500 वाला 21,200 1,300 पॉइंट पे अगला सपोर्ट है। अगला एक मेजर सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। आई एम एनालाइजिंग दिस निफ्टी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ कि आगे का मार्केट का व्यू क्या बन सकता है। जब तक ये लेवल, आपने पूछा ना कि अगला सपोर्ट कहां पर है, सो अगला सपोर्ट एग्जैक्टली यहीं पर है। इससे पहले कोई दूसरा सपोर्ट प्राइस को मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। अगर बीच बीच में कोई छोटे मोटे सपोर्ट्स आते हैं, जैसे कि 22,000 का एक राउंड नंबर विच इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेंज, तो भी वहां से जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है सेल ऑन राइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ये जो मेरा व्यू है, ये एक पोजिशनल व्यू है मार्केट को लेकर के कि हम स्ट्रेटेजी क्या रखें, क्या एक व्यू बना करके चले कि हम सेफ रह सके, ट्रेंड में रह सके। इस मायने से 21,200 और 21,300 यही एक सपोर्ट है जो कि इलेक्शन के दौरान जब न्यू गवर्नमेंट आई थी तो ये एक ऐसी रेंज थी जो कि टेस्ट हुई है। ये तो हो गया प्राइस के बेस पर। एंड आई एम सीइंग दीज थिंग्स इज लाइकली टू हैपन, वेरी लाइकली टू हैपन विद इन कपल ऑफ वीक्स, आई कुड से। अरे मैम, कुछ तो रहम कीजिए, थोड़ा कहीं पे बीच में सेटल कर लेते हैं। 21,200 तक क्यों लेके जा रही हैं आप? ग्रोवर जी, इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। देखिए, प्राइस अपनी हिस्ट्री को, मार्केट नीड्स सम, जब कभी भी देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गई है तो उसको रीजंस चाहिए। प्राइस टेक्निकल चार्ट तो जो कह रहा है सो कह ही रहा है। मैंने सबसे पहले वही बताया कि 5 महीने लगातार, इससे पहले सिर्फ 2 ही बार निफ्टी ने मंथली टाइम फ्रेम पर क्लोज किया, एंड दिस इज हैपनिंग वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब तीसरी बार ये अब हो रहा है। साथ में अगर बाकी लोग जाकर के इसको कॉम्बिनेशन में चेक करेंगे तो जब 8 महीने लगातार क्लोज हुआ था उस समय भी निफ्टी की जो आरएसआई थी 50 के ऊपर थी, और अभी भी वही कॉन्सेप्ट बन रहा है। साथ में जो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, हम एज अ ट्रेड ओरिएंटेड अगर कंपनी की बात करें तो अभी भी
जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट है वो और भी वाइड हो सकता है। जो कंपनीज की जो मार्जिन्स हैं, जो भी बड़ी कंपनीज हैं जो कि ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, लार्ज कैप और जो टॉप मिड कैप सेगमेंट में जो अच्छी कंपनीज हैं ज्यादातर एक्सपोर्ट वही करती है। तो इन कंपनीज के मार्जिन श्रिंक होंगे, ये एक ऐसा चीज है जो कि को रिलेशन में रहने वाला है। साथ में अभी बहुत सारी चीजें, अभी जैसे एक रीसेंट न्यूज है, देखिए जो हमारे ट्रेड डेफिशिएट हैं इंक्रीज तो हुए ही हैं, एंड चाइना से हमारा जो ओवरऑल जो इंपोर्ट है, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमी देखिए तभी ग्रो होती है जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जब वो प्रोड्यूसर बन जाए। बट आज की डेट में भी जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो यूएस, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा है। और कोई भी ट्रेड टैरिफ्स, ट्रेड वॉर, कुछ भी अगर हल्का सा भी ज्यादा मुश्किल वाली कंडीशन होती है तो हम शॉर्ट टर्म में कुछ क्वार्टर्स में स्लगिश डाउन साइड की मूवमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे मार्केट में। और मैं ये चाहती हूँ कि लोग इस चीज के बारे में क्लियर रहें, सिर्फ चार्ट ही नहीं, ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स को भी समझना पड़ेगा। उन सब चीजों के मद्देनजर में यही पॉसिबिलिटीज है जो कि पहले प्राइस पे मुझे दिख रही है। आई मे गेट रॉन्ग, मैं चाहती हूँ मैं रॉन्ग हो जाऊं क्योंकि मेरा भी पैसा मार्केट में है, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ गुंजाइश लग रही है। नहीं, मैंने आपको लाइटर नोट पे बोला था, लेकिन सीरियसली अगर हम देखें जोक्स अपार्ट, तो ज्यादातर एनालिस्ट यही बात कर रहे हैं। आपने थोड़ा 200 पॉइंट नीचे बोल दिया मैम, 21,400 की बात हर कोई एनालिस्ट कर रहा है, क्योंकि 22,800 बहुत ही मेजर सपोर्ट था, और जब से वो टूटा है उस समय से ही 21,400 की बातचीत चली रही थी। वो जून में जो इलेक्शन के टाइम का लो बना था, जैसे आपने हाईलाइट किया, अभी वही लेवल्स हैं जो कि बाजार के लिए अब अगले सपोर्ट स्तर के रूप में निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन पता दिक्कत की बात क्या है? हाँ, दिक्कत की बात मैम ये है कि 22,800 कई बार हमने बचाया क्लोजिंग बेसिस पर, 22,800 फिसला, फिर 22,600 निकल गया, आज 22,550 भी निकल गया। लेकिन कोई डिसाइसिवली, हर कोई ये तो कह रहा है 21,400 आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के लिए कोई भी नहीं कह रहा है, क्योंकि कन्विक्शन किसी को भी ऐसा नहीं आ रहा है। मैंने तो बोला ही है ग्रोवर जी, अगर आप याद होगा, मैं 4-5 सेशन जब से मेरे ख्याल से हालांकि अपने यूट्यूब, टेलीग्राम वगैरह वगैरह से तो मैं अक्टूबर से ही सबको सजेस्ट कर दिया था कि अपने पोर्टफोलियोज को हेज कर लीजिए, अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी अगर लंबा व्यू रख रहे हैं तो। और जहां तक आप और लोग ऑडियंस हमें सुन रही है, मुझे लगता है कि लोग इस चीज पे स्टिक होंगे कि मैं बार बार यही बोल रही हूँ, स्ट्रेटेजी सेल ऑन राइज है, प्राइस अभी भी बेरिश है। बिकॉज मैंने बोला जरूर है कि अभी और भी सेल ऑन राइज है, 21,200 और 300 के आसपास सपोर्ट लेगा, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो नॉट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा एक्सपोजर लेकर के बाय करें, अभी भी ये वो लेवल नहीं है। यहाँ पर हमें फिर भी देखना होगा 21,200 और 21,300 के बीच में आने के बाद की क्या स्ट्रेटेजी है। अभी भी अगर लोग चाहें तो यहाँ पर सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं। अप्रैल एंड मार्च सीरीज में अगर लोग चाहें, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, फ्यूचर में शॉर्ट होकर के अपने पुट्स को, अपने पोजीशंस को कवर करके इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं इंडेक्स लेवल पर, अगर लोग वापस एक्चुअली जी। तो चलिए मैम, फिर आप निफ्टी फ्यूचर्स पे अगर राय दे रही हैं तो एक टारगेट और स्टॉप लॉस दे ही दीजिए। देखिए, इसमें कवर्ड पोजीशन बना करके मेरा व्यू है कि आप यहाँ पर एक कवर्ड पोजीशन बना के रख सकते हैं। बहुत ज्यादा सेफ होगा अगर अप्रैल में जाए। एक सेकेंड, कॉरेस्पॉन्डेंस में इसको इसी से करें, आई मीन स्पॉट चार्ट से ही करें। स्पॉट चार्ट में आज के डेट में नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है, मैं जस्ट एक फिगर्स देना चाहती हूँ, एक सेकेंड। मार्च में हम इसको देख सकते हैं, जो कि काफी महंगी होगी, बट उसके कंपैरिजन में निफ्टी में अच्छे खासे पॉइंट्स डाउन साइड के लिए मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी। एंड लेट मी गिव दैट फ्यूचर वन। देखिए, फ्यूचर अभी निफ्टी का जो फ्यूचर है अप्रैल मंथ में वो 22,850 58 चल रहा है। 60 में उसको राउंड 50 में उसको राउंड फिगर ले रही हूँ। निफ्टी का अप्रैल फ्यूचर 22,850 के आसपास है, एंड निफ्टी की 22,500 की कॉल जो है वो लगभग 440 के आसपास है। तो यहाँ पर हेजिंग करके लोग इस लंबे व्यू को ट्रेड में बना के इनिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है 1% का या 2% का, तो स्ट्रेटेजिकली अपनी कॉल्स को बुक करके फिर उस समय जो एट द मनी है वहां पर फिर से उसमें एडजस्टमेंट करके उसको बाय करें, सेम क्वांटिटी में ही रखना है, एंड उस मूव को होल्ड करने की कोशिश करें, बिकॉज लाइकली है कि प्राइस इन लेवल को टेस्ट करेगा। एंड इसका जो टारगेट होंगे जी।
प्लीज जी, प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ, मैं टारगेट ही पूछ इसमें रहा जो टारगेट होंगे वो हमें स्पॉट चार्ट के कोरिलेशन में ही देखना है। हूँ। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि निफ्टी का जो अप्रैल का फ्यूचर है 22,850 के आसपास, उसको जी बेचें, उसके जी टारगेट और स्टॉप लॉस बताइएगा। और ये जो निफ्टी की 22,500 की कॉल खरीदनी जो कि 440 के आसपास है हेज करने के लिए, जी। हम्म। तो दोनों के टारगेट और यस, स्टॉप लॉस बता दीजिए मैम। ये स्ट्रैटेजी है, दोनों को एक साथ खरीदना है, सेम क्वांटिटी में, अलग अलग नहीं खरीदना है। और ठीक है। टारगेट जो है बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पर जो पहला टारगेट हमें कंसीडर करना है वो होगा लगभग आपका 22,000 के पास, पहला टारगेट, जो कि आपके करंट प्राइस से लगभग 500-550 पॉइंट दूर है। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर अगर जितनी भी क्वांटिटी को बुक कर रहे हैं तो बाय द टाइम यहाँ पर आपका 22,000 आएगा, आपका फ्यूचर भी लगभग 520 पॉइंट के आसपास स्लाइड हो चुका होगा। एंड जो पुट आपने जो कॉल आपने खरीदी है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम 150 पॉइंट की होगी, तो इन एंड ऑल आपको 350 से 250 पॉइंट का गेन अगर निफ्टी अपने अगले महीने में बाय मंथ एंड एक्सपायरी तक भी अगर 22,000 के आसपास भी आता है तो भी ये टारगेट्स आसानी से बन जाएंगे। 250-300 पॉइंट का मूवमेंट, इसमें रिस्क की बात रहेगी तो रिस्क सिर्फ तब है जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 250-300 पॉइंट से ज्यादा का इसमें रिस्क भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ हेज पोजीशन। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि अप्रैल का फ्यूचर्स बेचें यस 22,850 के आसपास। ध्यान यस। रखें स्पॉट के ऊपर, जो निफ्टी का स्पॉट लेवल है जो कि 22,000 आ जाएगा, तो उस समय आपका ये जो फ्यूचर का लेवल है वो भी हो जाएगा 22,520 के आसपास या 22,500 मोटा मोटी। 500 पॉइंट का मूवमेंट वहां पर भी आएगा, तो 22,350 के आसपास आ जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ये टारगेट बन गया। स्पॉट 22,000 पकड़ लें या फिर फ्यूचर में 22,350 पकड़ लें। इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है? इसमें स्टॉप लॉस आपको सिर्फ जो इस मंथ की जो क्लोजिंग कैंडल है, इस मंथ की, यानी फरवरी का जो हाई चल रहा है, अगर प्राइस आपको इसके ऊपर क्लोज करता है तो वहां पर बुक कर सकते हैं। एंड बाय द टाइम ये होगा तो लगभग 250 से 300 पॉइंट का ही नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान इसमें होना नहीं है, बिकॉज 250 इट्स अ हेज वन। 250 का मतलब ये हो गया, मतलब आप 23,100 के आसपास फ्यूचर में। नहीं, स्पॉट चार्ट अभी निफ्टी का जो है लगभग 23,800, स्पॉट चार्ट निफ्टी 23,800 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो दोनों पोजीशंस को काट सकते हैं, जिसमें कि फ्यूचर एंड हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसको दोनों को काट देना है। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर जी स्पॉट में 23,800 यस, मैम। इस 22,800 स्ट्रैटेजी में नहीं, वही तो ब्यूटी है ग्रोवर जी कि ये जो ट्रेड है, देखिए चलिए नंबर से समझते हैं। आज हम लोग आप फॉर मुझे सीधा एग्जाम्पल, सीधा नंबर्स बता दीजिए। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मेरे को लगता है हमारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज होंगे। मुझे जो समझ आया नहीं मैं मैं आपको फिर बता से, देता हूँ। 22,850 हाँ पे जो अप्रैल का फ्यूचर है निफ्टी का उसे आपको बेचना है। आपने कहा 500 पॉइंट का डाउन साइड है। 22,850 वाला 22,350 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। टारगेट मेरे सामने है। स्पॉट में समझू तो 22,000 का स्पॉट हो जाएगा तब तक। ठीक है, ठीक है। पहला, एक ये मुझे पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 21,200 एंड 300 की रेंज। ठीक है, फेयर इनफ, वो भी मान लिया। ठीक है 21,200 का। ठीक है, ये आपके 21,200। चलिए, मैं आपको 22 एक स्ट्रैटेजी, हाँ, मैं इसमें ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है और इसमें प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है मैं वो बता देती हूँ। चलिए एक बार, एक मिनट। इट्स, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो लोग इस चीज को ट्रेड करते हैं ऑप्शंस को, उनको ये चीज समझ में आ जाएगी। नहीं, आई ऑप्शंस मीन में या तो फिर आप ऐसा बोलिए कि 22,500 का आपने कॉल ले ही रखा है सामने, तो आप हेज्ड हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर टारगेट वारगेट बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हेज है, मैं वही तो बोल रही हूँ कि हेज है, ये हेज पोजीशन है। मूव को कंटिन्यू करें, निकले सिर्फ तभी जब 23,800 के ऊपर क्लोज हो, क्योंकि वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इससे पहले कि प्राइस 23,800 आए, लाइकली चांसेस है कि 22,000 तो टच करेगा ही। एंड क्योंकि हमने सिर्फ जो प्रीमियम पे की, इस स्ट्रैटेजी, अब क्योंकि हमने कॉल से कवर किया है सिर्फ 440 पॉइंट देकर के, 450, चलिए 450 पॉइंट देकर के हमने उसको कवर किया है। फ्यूचर जब मेरा यहाँ पर 500 पॉइंट नीचे स्लाइड होगा, ठीक बिकॉज है, वो जो 22,500 की जो कॉल है वो मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू रहती है।
तो इन सब चीजों के हिसाब से लगभग 250 से 300 पॉइंट का गेन होगा अगर मंथली एक्सपायरी हमारी 22,000 के आसपास होती है मार्च की भी। अगर प्राइस और गिरता है तो और गेन बढ़ेगा, एंड द रीजन इज कि हमारा जो कवर्ड है, हमारा जो हेज है, वो 450 पॉइंट का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 22,350 तक के जो लेवल्स हैं वो आपके आ जाएंगे, और जब तक आपका स्पॉट 23,800 बोले या फ्यूचर 23,800 बोल रही हैं? स्पॉट चार्ट 23,800 स्पॉट चार्ट। तो स्पॉट आपका जब तक 23,800 नहीं आ जाता, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्पॉट पे 23,800 का लेवल है, राइट? यस सर, यस। एंड जब वो 23,800 आएगा ना, एक और बात है, जब वो 23,800 आएगा तब भी, या फिर उसके ऊपर भी जाए तब भी, जो नुकसान होना है वो 200, वो 250 से 300 पॉइंट का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, बिकॉज इट्स अ कवर्ड। मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि हमने नीचे 22,500 वाली कॉल ले रखी है 440 रुपए की, तो Yes. ये आपका एक कुल मिला के लॉस है। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए, नीचे 22,350 तक आपको 500 पॉइंट मिल जाएंगे। तो निफ्टी का आप अप्रैल का फ्यूचर बेचिए 22,850 के आसपास, नीचे 22,350 तक का आ जाएगा, और आप सामने कॉल ले लीजिए 22,500 वाली निफ्टी की, जो कि 440 रुपए के आसपास है। तब तक रखिए जब तक स्पॉट आपका, यानी कि जो निफ्टी का स्पॉट कैश लेवल है 23,800 नहीं आ जाता, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कवर्ड हैं। इसको आप राइड कीजिए और सेल ऑन राइज का व्यू आप लेके चलिए। ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, काफी लंबा खिंच गया ये मेरे समझने में ही, मैं नहीं ट्रेड करता हूँ शायद मैम, इसीलिए ऐसा हो गया। आप कह रही हैं जो ट्रेड करते हैं, जो लोग इंडेक्स नहीं आप करते हैं, नॉट इन दैट वे, मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई मीन टू से कि ये थोड़ा सा जनरली क्या होता है, लोग एट द मनी से करंट नियर टू एक्सपायरी से हेज करते हैं, बट जब एक लंबा व्यू है आपका, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का व्यू है, तो आपको ऐसे ही स्ट्राइक सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें कि आपका जो ऑप्शन है वो बहुत जल्दी ना गले, वो बहुत जल्दी मेल्ट ना हो, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें ट्वीक है इस स्ट्रैटेजी में। जनरली मैं इसको प्रिफर करती हूँ मेंबर्स को, जब भी कुछ ट्रेड्स वगैरह अगर इस तरह का पोजिशनल देना हो तो। ठीक है, मैंने अदरवाइज नहीं लिया, मैंने अपने व्यूअर वाइज लिया था कि मेरा व्यूअर, मैं अगर समझ गया हूँ तो मेरा व्यूअर भी समझ गया होगा। तो ठीक है, मेरी इतनी गलती ये हो सकती है कि मैं मानता हूँ कि मेरे को समझ आ गया तो मेरे व्यूअर को समझ आ गया, तो मैं एक लेवल मेंटेन करके चलता हूँ कि मेरा व्यूअर मेरी जितनी समझ लेके ही बैठा है। मेरे से बहुत समझदार लोग भी होंगे, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं यही मान के चलता हूँ अगर मुझे समझ आ गया तो बाकी लोग भी समझ गए होंगे। मेरे समझने का मतलब ये होता है कि अगर मैं उसको शब्दों में लिख पा रहा हूँ, मेरे सामने अगर चीजें चल पा रही है, मैं नोट कर पाता हूँ, मेरा व्यूअर भी उसे नोट कर पाएगा या फिर ट्रेड ले पाएगा, तो मैं फिर उस हिसाब से इस चीज को फॉलो कर पाऊंगा और एक्शन में लेके आ पाऊंगा, इस हिसाब से मैं समझता हूँ। तो ये मेरा कहने का मतलब था, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे अगर समझ आ गया तो कुछ समझ आ गया, मैं किसी को लिख के बता पाऊंगा, और लिख के भी क्या अभी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो 22,500 की कॉल दिख रही है @ 450। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज कवर्ड, फ्यूचर के साथ लेना है उसको, फ्यूचर के साथ। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, दोनों एक साथ चलनी चाहिए, आप कह रही, मैं आपकी बात एग्री है। वो शायद स्पेस की वजह से आपको लग रहा हो कि अलग अलग चल रही हैं। कवर्ड स्ट्रैटेजी है, एक तरफ आपको निफ्टी का अप्रैल का फ्यूचर बेचना है जो कि 22,850 के आसपास है, वो 22,350 तक जा सकता है, उसके सामने आपको कॉल ले लेनी है, और वो कॉल जो आपने बताई है वही मैं नोट करके रख ली थी कि ताकि सबको पता चले, 22,500 वाली कॉल आपको लेनी है जो कि 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। और इसमें जो व्यू इसमें जो व्यू लेके चल रहे हैं वो बेयरिश व्यू लेके चल रहे हैं, पोजिशनल बेयरिश। यस, सेल ऑन राइट का व्यू, ठीक है, परफेक्ट है। और 23,800 जब तक आपका स्पॉट 23,800 नहीं आ जाता, तब तक भी कोई चिंता या घबराने करने वाली ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ये हमें समझ आया। मैंने 23,800 का लेवल इसीलिए समझा, आपने बहुत बहुत बाखूबी समझाया इस चीज को, क्योंकि 22,800 वाला खड़ा हुआ बंदा 23,800 तक सोच भी नहीं पा रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई समझने में। बट बाय द टाइम वो 22,500 23,800 पे जाएगा, वो उसकी वैल्यूएशन लगभग, आप हमने 400 पे लिया है, वो लगभग आपका 1,600 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, वो 22,500 यस 22,500 वाला कॉल लगभग। इधर भले ही आपका 1000 पॉइंट निकल जाएगा, उधर 1,600 पॉइंट मिल जाएगा या 1,200 पॉइंट मिल जाएंगे उधर इनएक्टेड, मतलब हम 22,800 पे, हमने 22,500 खरीदा है, 1,300 के आसपास होगा, और प्लस उसमें लगभग 50 पॉइंट का उसमें प्रीमियम रहेगा अगर मंथली से दूर है तो इस तरह से व्यू को रख करके ऑप्शन में भी, आई मीन इंडेक्स में भी ट्रेड किया जा सकता है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर निफ्टी। अभी जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी निफ्टी के लिए, मैंने रखा है उसको, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो लोगों को दिया है मैं उसमें मेरे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैं पब्लिकली उसको बोल भी नहीं सकती वैसे भी, तो
यही चीज मैं कोशिश करती हूँ, वरना फिर वो वो हो जाता है। तो आई जस्ट ट्राई कि जो चीज मैं कर रही हूँ मेरे खुद के अकाउंट में वो लोगों के पास तक ना हो, बट फिर भी क्योंकि इंडेक्स है तो इंडेक्स इज नॉट हाई हाई इन वॉल्यूम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। आप अपने व्यू को, लंबे व्यू को इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, परफेक्ट मैम, गॉट द पॉइंट। तो अब कुछ स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं। ये तो बात होगी जी बाजार की, इंडेक्स की, एक्सपायरी के लिहाज से, या फिर थोड़ा सा अगर आपको लॉन्गर टर्म व्यू लेना है, थोड़ा सा लंबा व्यू लेना है बाजार पर, सेल ऑन राइज का ही, एक दो सीरीज तक का भी, तो ये ट्रेड आप लेके चल सकते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट मैम पहला स्टॉक है जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आज टाटा कैपिटल जी के आईपीओ की अप्रूवल की खबर आई, उसका इम्पैक्ट आज हमने स्टॉक पे बनता हुआ दिखा, और स्टॉक इस तरह के रेंज बाउंड कमजोर बाजार में भी 7% की तेजी लेकर बंद हुआ। दिन के दौरान तो 6,350 तक भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट पहुंच गया था, 6,150 के आसपास ये बंद हुआ है। और टाटा कैपिटल का आईपीओ को मंजूरी मिली, जिसमें इस कंपनी की 2.15% हिस्सेदारी है। तो वैल्यू अनलॉकिंग का जो प्रोपोजिशन खुलने की उम्मीद बनी है, उसी वजह से स्टॉक चलता हुआ दिखा है। और कितनी अपसाइड है मैम इसमें? देखिए, अभी भी मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश नहीं है। आप यहाँ पर अभी भी सेल ऑन राइज के व्यू को लेकर के चले, और फिलहाल की मार्केट ऐसी है कि कोई भी न्यूज बेस्ड अपसाइड मूवमेंट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। अगर बाय चांस आप उन मूव्स में हैं, बुक करें और फिलहाल कैश में रहने की कोशिश करें जब तक कि आपको बहुत अच्छे लेवल, अच्छे स्टॉक अच्छी जगह पर नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल मेरा इसमें बाइंग का व्यू नहीं है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि इसमें आप कोई भी फ्रेश बाइंग यहाँ पर ले, ठीक है। नॉट एज ऑफ अच्छे नाउ, stocks- बिकॉज अभी भी ये अपनी सेक्टर की पी से भी काफी महंगा है। इट इज लाइक सेक्टर का पी लगभग 13-14 के पास में है, एंड इसका है 86 के ऊपर। और जो आरओई है कंपनी की, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी इतना महंगा है तो वो पहला ही फिल्टर हट जाता है वहां से। एंड टेक्निकल चार्ट भी इज नॉट ऑल्सो सो पॉजिटिव अबाउट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो सेल ऑन राइज का ही आपको रणनीति अपना के चलनी है। टाटा इन्वेस्टमेंट में भी हर साल इन्वेस्ट। आप बिकवाली करके चले। ये राय फिलहाल आ रही है। ग्लैंड फार्मा ये अगला नाम है, जहां पे आज हमने देखा बाजार का जो मूड माहौल था उसके विपरीत स्टॉक में आज हमने जबरदस्त मूव बनता हुआ देखा। 3.5% के गेंस लेकर बंद हुआ। दिन के दौरान तो ये 1635 रुपए तक भी उछल गया था। 1577 का मूव आज हमने क्लोजिंग बेसिस पर बनता हुआ देखा। 16 हफ्ते में सबसे बड़ा मूव इसमें आज बनता हुआ दिखा। इंटरडे बेसिस पर जो उछाल आया था, एक्चुअली एक मेजोरिटी हिस्सा खरीदने के लिए 3 कंपनी के साथ इनकी बातचीत चल रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही है। और जो 3 कंपनियां हैं वो है ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड और वॉबर्ग पिंकस। इन तीनों के साथ इनकी बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि मेजोरिटी हिस्सा ये तीनों कंपनियों में से कोई एक खरीद सकता है या फिर मिलकर खरीद सकते हैं, और प्रमोटर को एग्जिट करना है, ये हम लंबे समय से जानते हैं। और ये डील हो सकती है, इन तीन कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। और एक खबर और भी है कि 27 से 28 फरवरी को इनकी एनालिस्ट मीट होने वाली है, एमके के साथ और बॉब कैपिटल के साथ, तो उसका भी एक सपोर्ट स्टॉक में आज हमने बनता हुआ दिखा। ग्लैंड फार्मा में क्या इस स्टॉक में कुछ गुंजाइश नजर आती है अपसाइड की? यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, बट पूरा एक्सपोजर एक बार में नहीं। दूसरा एक और चीज है कि यहाँ पर एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर के तक इनकी जो परसेंटेज स्टेक है वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव लग रही है। एक तो एफआईआईज ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है, वैसे भी ये एक डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक है। दूसरा, इसका सेक्टर 25 के मल्टीपल पर है और ये है 35 के मल्टीपल पर एज ऑफ नाउ। प्रॉफिटेबल कंपनी ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर जो इसके जैसे इसका जो रेवेन्यू है, डेट बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में कंपनी में, ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक कि अगर पार्ट्स में, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं, देखिए सबसे पहले मार्केट उस साइकिल में है कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी बाय करने के हिसाब से आ रहे हैं तो मूव मिला और लेके निकल जाइए। जैसे होता है ना कि बचपन में जब हम खेलते थे कुछ के कमर पे जो मारते थे, मुझे गेम का याद नाम नहीं आ रहा, याद, मारो और भाग जाओ। तो जैसे आपको कुछ पॉइंट्स मिले हैं उनको ले लीजिए। फिर खो खो, खो खो, यस खो खो। तो खो खो में जैसे होता है ना कि जैसे उसने भागना होता है, अगर आपको फिलहाल कुछ मिल रहा है इस मार्केट में तो उसको ले लीजिए। या फिर जो खरीदा है और वो आपको अच्छा लग रहा है तो 5 साल तक नाम मत लीजिए, चाहे वो कितना भी नीचे जाए। क्योंकि मार्केट को मैं फिर से वही बोलने की कोशिश करना चाहती हूँ, टाइम लगेगा। ये पिछले 5 साल जैसा सिनेरियो नहीं है, ये साइकिल का दूसरा फेज है अभी। अंडरस्टैंड दिस। और अगर आप पिछले 5 सालों में मार्केट में एंटर हुए हैं तो ये अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मार्केट इज गोइंग टू अ लिटिल साइडवेज, स्लगिश मूवमेंट होगी, आपको बार बार डाउट कराएगी आपके डिसीजंस पर। तो वो चीजों के लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहे। कोई भी स्टॉक अभी जैसे
मान लीजिए मैं अभी ग्लैंड फार्मा का जो है, इसके पॉजिटिव साइड हैं, हो सकता है कि कंपनीज इसमें नई इन्वेस्टमेंट आएंगी, नई कंपनी की ओनरशिप में चेंज आ जाएगा, मैनेजमेंट बदलेगा, तो ये फंडामेंटली कंपनी ये चेंज हो रही है, राइट? कंपनी फंडामेंटली थोड़ा सा चेंज हो रही है। हो सकता है कि इसको लेकर के आप फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करेगी, इनके डिसीजंस कैसे होंगे, तो ये सारी चीजों को लेकर के अगर आप कन्विंस्ड हैं बिजनेस के बारे में, व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक यू आर बाइंग अ बिजनेस, वो कन्विक्शन है तो ही किसी भी स्टॉक में आए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आई मीन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अदरवाइज छोटा छोटा ट्रेड करें और निकल जाएं। दैट इज व्हाट अ बेस्ट कुड बी डन एज ऑफ नाउ। रही बात इफ आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस स्टॉक, मैंने जैसे बताया एफआईएस ने इसमें बाइंग की है, पी मल्टीपल वो सब चीजें साइड में है। एक और चीज अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसका, देखिए इमीडिएट सपोर्ट जो इसका है वो वही है जो रिसेंटली कंपनी जहां से बॉटम आउट हुई थी, एंड मेरे ख्याल से वहां से इसने 40% का अपसाइड किया था, रिसेंटली मैंने इसको चेक भी किया, 15% सॉरी 15% का मूवमेंट किया है। तो अगर 1400 का लेवल है ये, यहाँ पर अगर ये सपोर्ट टूट रहा है, ध्यान से समझे, अगर ये सपोर्ट टूट रहा है तो अगला सपोर्ट टेक्निकली अगर बात करेंगे तो बहुत दूर है, एंड वो कम से कम आता है आपका 950 के आसपास, 900 से 950 के आसपास। सो अपने आप से पहले एक सवाल पूछ लें यूजर कि क्या आप यहाँ पर एवरेजिंग करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं अगर प्राइस उस लेवल पर आता है तो। बिकॉज अगर 1400 का भाव गया नीचे की तरफ तो फिर ये ऊपर एक पहले ही अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करेगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई और सपोर्ट है यहाँ पर। तो एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजी ऐसी ही रहेगी। देखिए कोई भी जो फंडामेंटली कंपनी में कोई चेंज हो रहा है तो उस चीज को समझना है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव लंबे समय में उनके रिजल्ट दिखते हैं, गेहूं के साथ जो है ना घुन भी पीसते हैं, कहावत है। तो अच्छी कंपनी चाहे भले ही हो अभी के समय में, अगर ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव बायस कंटिन्यू करेगी तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स फिलहाल गिरेंगे, ये बात पक्की है। तो 1400 रुपए का छोटी अवधि का स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या है पहला वाला जहां पे जो भी मिले लेके निकल जाएं, पहला जो एक मुनाफा जहां होगा? ओके देखिए इसका डेली टाइम फ्रेम के पास में पहला एक टारगेट है इसका, विच इज लाइक 1710 1710। अगर ये आ जाता है तो मेरी राय से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, जो कि लगभग आपके करंट प्राइस से, और करंट प्राइस पर बाय भी ना करें बाय द वे, कोशिश करें कि आप अभी 1552 के आसपास ये क्लोज हुआ है, कोशिश करें थोड़ा सा डिप में बाय करने के लिए, कम से कम 40-50 पॉइंट का डिप तो लेने की कोशिश करें ही। उसके बाद 1710 का पहला टारगेट रहेगा, लगभग 1710 के आसपास, वहां पर बुक करके छोड़ सकते हैं अगर स्विंग देख रहे हैं तो। परफेक्ट है, तो 1710 का टारगेट है, यहाँ नहीं खरीदना है आपको, नीचे में 40 से 50 रुपए नीचे गिरावट पर मिले तो खरीदना है, और उस केस में आपका टारगेट 1710 और स्टॉप लॉस तो 1400 रुपए का है ही है, जो कि फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। लेकिन लॉन्गर टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो 900 रुपए का है। अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं या फिर वहां एवरेज करने के आपके पास फाइनेंशियल परमिशन आपके पास है या फिर बैंडविड्थ है, तो आप इस स्टॉक में लंबी अवधि का व्यू लेके चलें। छोटी अवधि में 1400 का स्टॉप लॉस लगा लें, 1710 पे आसपास जहां मिले वहां अपना मुनाफा बांधकर इससे आप निकल जाएं, थोड़ा नीचे मिल लिए इसको। आज टेलीकॉम सेक्टर पर, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई टेलीकॉम सेक्टर पर लेकर, जिसपे एयरटेल पे उनका बुलिश व्यू था, लेकिन वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स पर उन्होंने नेगेटिव स्टैंस रखा है। एयरटेल पर बाय रेटिंग बरकरार थी, 1780 रुपए का टारगेट दे दिया उन्होंने बढ़ाकर, लेकिन वोडाफोन आइडिया पर सेल रेटिंग को मेंटेन किया, 2 रुपए 40 पैसे का टारगेट दे दिया, और इंडस टावर्स पे भी अपने जो प्रोजेक्शन है उसको कम किया, टारगेट जो है उसे 330 रुपए पर लाकर खड़ा कर दिया गोल्डमैन सैक्स ने। तो एयरटेल के में हमने देखा ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था। तो पहले एयरटेल की बात कर लेते हैं। ऐसे बाजार में 2.5% ऊपर बंद होना कितनी स्ट्रेंथ दिखाता है किसी शेयर के लिए? देखिए भारतीय एयरटेल, मैंने जैसे कि फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, फिलहाल स्टॉक में बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ये बिजनेस कर रहा है इस बिजनेस में स्कोप बहुत है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये स्टॉक आज में 16 से एक जो टारगेट दिया था देखिए वो हिट हो चुका है, जो पहले तभी दिया था, अब ये चल रहा है 1640 के आसपास। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसको 1640 पर खरीदना चाहती हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर कि ये 2500-3000 की मुझे ग्रोथ दे, उतना मुझे ये मूवमेंट दे, सो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस पे काम कर सकूं। वाई? बिकॉज इसमें ये अभी फिलहाल ओवरबॉट स्टॉक है, और अगर कोई भी स्टॉक करंट, इनफैक्ट इन गिवन मार्केट कंडीशन जो भी स्टॉक्स ओवरबॉट हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी,
लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान करेंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, शायद इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज करके बोलती भी हूँ। देखिए भारतीय एयरटेल में स्टिल अगर आपका आप एवरेजिंग नहीं करना चाहते, राइट, और आप कोई सोच रहे हो कि 4 साल से कम होल्ड करना है, तो शायद आपको ये पेन देगा, और इसके पेन के जो परसेंटेज होंगे लगभग 15 से 20%, ये स्टॉक डिप जा सकता है 15 से 20%। एंड आई वुड लाइक टू मेक इट, अभी 1640 के पास चल रहा है और लगभग 1350 1200 ये लेवल आ सकते हैं, और आएंगे तो फिर वहां पर एवरेजिंग करनी होगी। दैट्स अगेन द सेम थिंग। अच्छी कंपनीज में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज अगर बाय कर रहे हो कि अच्छा है, तो फ्यूचर में आपको 10 से 20% की एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। गेट अ क्लैरिटी ऑन दैट, और जब आप इसके बारे में क्लियर हैं तभी कोई बाइंग के बारे में सोचे। फिलहाल अगर मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मेरे लिए ये स्टॉक ट्रेडिंग के मायने से, अगर मुझे फ्यूचर वगैरह में ट्रेड करना है, सो आई बी प्रिफरिंग सेल ऑन राइज इन दिस, बिकॉज मेरे सेटअप्स के हिसाब से इट इज ओवरबॉट, एंड मैं ऐसे स्टॉक्स में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करती हूँ। ठीक है, 15 से 20% ये गिर सकता है। वोडाफोन आ जाएगा ₹2.40 गोल्डमैन सैक्स तो कह रहे हैं, पूछना तो बनता है। वोडाफोन आइडिया, राइट? यस। लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि क्यों चाहते हैं लोग ऐसे स्टॉक्स में जिनमें फिलहाल रिटेल, ये रिपोर्ट्स उन्हीं स्टॉक्स में क्यों आती है जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है? लोगों को सोचना चाहिए क्यों। खैर, मुझे नहीं लगता, देखिए फिलहाल ये स्टॉक जो है फिलहाल भी बेरिश है। नहीं, मैं आपके सवाल एंड का जवाब दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, इसमें कोई रिटेल वाला वो नहीं है। उन्होंने अपना पूरे सेक्टर के ऊपर व्यू दिया है, क्योंकि जो स्टैंड अलोन कंपनी है टेलीकॉम में रिलायंस भी है, लेकिन रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट है, स्टैंड अलोन बिजनेस नहीं है। तो भारतीय, वोडाफोन, ये दोनों टेलीकॉम प्लेज है, और टेलीकॉम टावर वाली कंपनी है इंडस टावर्स। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सेक्टर कवर करने की कोशिश करी है। अब ये अलग बात है कि वोडाफोन आइडिया में रिटेल बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। तो देखिए ये अभी बेरिश स्टॉक है, और ये अच्छा खासा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बाइंग के बारे में, इट्स नॉट अ बाइंग लाइक स्टॉक एज ऑफ नाउ। अवॉइड करें, अगर आप इसमें है भी तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बेटर यही है। प्रॉफिट तो किसी को हो रहा होगा, इसका डाउट है। मतलब यही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक स्टॉक की एक अपनी क्या बोलते हैं उसमें, मैं कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करती हूँ, अपनी एक नस्ल होती है, अपना एक तरीका होता है, हर स्टॉक का एक एसेंस है। तो जो जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे तो शायद आप उसको हैंडल कर पाएंगे। पहले पहचानो, घर के अलग अलग मेंबर का नेचर पहचानो, फिर उसको क्या चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना है, तभी समझ पाएंगे। तो ये स्टॉक्स क्या है, ट्रेड करो और छोड़ दो फिलहाल के लिए। पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन नस्ल तो मैम ज्यादातर जानवरों के लिए यूज किया जाता है वर्ड। आई मीन फितरत, फितरत, आई थिंक दैट इज द फितरत वर्ड। हर एक ये नेचर, एवरी स्टॉक का एक हाँ, नेचर होता है। ये ठीक है, फितरत ठीक है, नस्ल थोड़ा वो नस्ल हैवी इन हो द सेंस, जाएगा। मतलब मुझे वो हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन एवरी स्टॉक हैज इट्स ऑन कैरेक्टर। हाँ, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। या तो फिर आप कैरेक्टर कह लीजिए, या फिर इसकी फितरत कह लीजिए। तो उस हिसाब से, इस हिसाब से आप निकले, अगर मुनाफा हो रहा है वोडाफोन आइडिया से तो लेकर निकल जाएं। ये राय निकल के मुश्किल है सामने। कि नहीं, इसमें नहीं होगा अभी। उम्मीद कर रहे हैं यस, कईयों ने नीचे लिया होगा, क्योंकि काफी नीचे तक गया था ये स्टॉक। तो उस लिहाज यस, से अगर हो रहा है तो लेकर निकल जाएं, ये राय फिलहाल आ रही है। कोल इंडिया, इस पर आज जेपी मोर्गन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन किया है, लेकिन लक्ष्य को कट किया है, 430 वाला घटाकर कर दिया 395। 2-3 रीजन है जो कि उन्होंने साउंड किए हैं इसमें, या फिर हाईलाइट किए हैं। एक तो पावर डिमांड कमजोर रहने का उनका अनुमान है। कोयले की जो कीमतें हैं उन द लोअर साइड है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो कोयले की कीमतें कम है। और तीसरा वो कह रहे हैं कि जो बढ़ता कंपटीशन है वो भी एक चिंता की बात है। हालांकि पावर डिमांड कमजोर नहीं हो रही है किसी भी एंगल से, मेरा तो अंदाजा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है ऑलमोस्ट। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए हैं। कोल इंडिया 395 के टारगेट आ रहे हैं मैम। ओके। 395। कोल इंडिया अभी 361 पर क्लोज हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने अपना जो टारगेट प्राइस है वो कट करके 395 पे खड़ा कर दिया है। हाँ, 362 पे बंद हुआ है। तो उस लिहाज से ओके, न्यूट्रल रेटिंग रखी है, और कह रहे हैं कि हाँ 395 तक आ सकता है ये। देखिए अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो 395 तक आने के बाद, अगर मेरी राय फिलहाल ये है कि इस स्टॉक में बाय ना करते हुए वेट करें सेल ऑन राइज के लिए, बिकॉज जैसे उन्होंने बोला है 395 तक आ सकता है, तो 395
पर आप सेल ऑन राइज की कोशिश करें। अभी ये 361 के पास में क्लोज हुआ है, वहां से आपको छोटे रिस्क पर एक रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसमें कि 350 360 ये लेवल आ सकते हैं। और क्योंकि ये फ्यूचर एंड डेरिवेटिव मार्केट में भी है, तो वही वहां पर आप इसको किस तरह से हैंडल करेगा एक यूजर, वो यूजर के ऊपर है। बट मुझे लगता है कि ये बाइंग नहीं करने वाला स्टॉक है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर पुल बैक मूवमेंट को छोड़ देना है तो फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग की कोई पॉसिबिलिटीज बनती है, अनटिल अनलेस अगर बहुत ऐसा है कि हाँ हमें इसमें बाय करना ही है एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, तो 370 के ऊपर जब ये क्लोज करता है बैक टू बैक एटलीस्ट 2 दिन, तब जाकर के वहां पर आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड हो जाता है। एंड वो स्टॉप लॉस होगा लगभग आपका 20 पॉइंट का, लगभग 350 के पास में। एंड अब आप देखें कि 20 पॉइंट के रिस्क पर अगर आपको लग रहा है कि आपको 25 से 30 पॉइंट का टारगेट इनफ है, देन कंसीडर, अदरवाइज इग्नोर। नहीं, हमें कोई बंदिश नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है। हम इसे अवॉइड तो कर अभी देंगे। यस, तो मतलब इसका फिलहाल ऐसा ही व्यू है। रिस्क देख लीजिए, रिस्क कितना ले रहे हैं, रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। अगर कंपैटिबल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कैटेगरी। इग्नोर करें और 395 आए तो सेल ऑन बाउंस कीजिए, नहीं करना है तो खरीदारी ना करें। कुल मिला के ये है फिलहाल स्टॉक को लेकर व्यू। यस, अदानी पावर आज का टॉप परफॉर्मर था। अदानी ग्रुप में अगर आप देखें 6% के आसपास का आपको इसमें बनता हुआ देखा। आई थिंक दिन के दौरान इसने 500 का लेवल भी पार किया था। लेट मी चेक कि इसमें कैसा मूव आज के दिन में देखने को मिला। एक बार आज हुआ है 515 के आसपास गया। 514 80 था, तो मूव तो काफी अच्छा देखने को मिला था। और वैसे भी टॉप गेनर था आज पूरे अदानी पैक में। अदानी ग्रुप को लेकर एक खबर आई है कि ये 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं असम में। अलग अलग सेक्टर्स में ये निवेश किया जाएगा। अब पता नहीं इसको लेकर कोई और न्यूज है, मेरे सामने तो यही खबर है जिस वजह से शायद स्टॉक में एक्शन बना है। 500 का लेवल कुछ एनालिस्ट से मेरी बात हो रही थी कि काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए पार करना। पार किया लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। क्या आप भी मानते जी, हैं कि 500 का लेवल बड़ा हर्डल है इसके लिए? 500 का लेवल इसका रेजिस्टेंस जोन है। सिर्फ 500 ही नहीं, बल्कि इसका 500 से 525 की जो रेंज है, इट्स अ रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर जब तक ये ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं हो जाता, जस्ट फॉर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जहां पर हमें मिल सकती है, वो 550-55 के ऊपर ही मिलेगी। ये तो हो गया एक, मतलब जिसमें हम बोलते हैं कि मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, कि अगर हमको बाय लेना है और छोटा सा टर्म में देखना है। बट अभी जो इसका 497 का ये जो रेंज है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हेवीली बाइंग जिस उन्हीं को करना चाहिए जो इस स्टॉक में, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड हैं। इसका फिलहाल रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएसआई वगैरह नहीं, सॉरी, पहले मैं जो इसका पीई वैल्यूएशन है, सेक्टर का मल्टीपल लगभग 1670 है, इसका लगभग 1413 के पास में है। तो मल्टीपल्स के हिसाब से भी ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक है, सेफ है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एनर्जी सेगमेंट के फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे थे आप जो कंपैरेटिवली सेक्टर के ठीक ठाक वैल्यूएशन पर हो, ये उसमें से एक स्टॉक है। बट इन्वेस्टिंग के लिहाज से ही होगा। हर डिप जो कि एक पॉसिबल है, जैसे कि इसका आरएसआई अभी देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर 51 के भाव पर चल रहा है। अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जानबूझ के स्टॉक्स को एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अभी भी बेरिश है। उसका इम्पैक्ट लीडर्स जो है सेगमेंट वाइज उन पे देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज, जो भी स्टॉक आज की डेट में आप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, 1 वीक 2 वीक के हिसाब से एक बार जरूर उसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखें। ऐसा तो नहीं है कि वो ओवरबॉट हो, ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जो उसका की सपोर्ट है वो बहुत दूर हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट बुकिंग या फिर सपोर्ट टेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। इट्स अ डिस्क्लोजर, जो भी है इस चीज को जरा ध्यान से समझें। अब बात करते हैं वापस से। देखिए 50 की आरएसआई है, इन्वेस्टिंग के मायने से बुरी नहीं है। अगर किसी को यहाँ पर बाय लेना है और इसको रखना है लंबे समय के लिए, कम से कम 3 साल, तो इसमें इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। एवरेजिंग के लेवल्स जो आपको मिलेंगे, ये स्टॉक देगा एवरेजिंग का मौका भी। लगभग 400 से 415 के आसपास इन्वेस्टिंग के लिए ये आपको एवरेजिंग दे सकता है। एंड जब आपकी एवरेजिंग हो जाएगी तो लगभग आपका जो एक टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, लगभग 450 445 के आसपास का आपका एवरेज बाइंग होगा। उसके साथ में अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें लगभग 350 का, एंड होल्ड फॉर द टारगेट्स ऑफ 700। होल्ड करिए, अच्छा आराम से होल्ड करिए। उसके बाद देन इसके बाद में आप इसमें 700 से लेकर के जो इसका पुराने हाई है उसके लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं।
नहीं तो अगर एवरेजिंग नीचे करनी है जाके तो नीचे ही फ्रेश ना ले लें। टाइम लगेगा। लोग तब देखिए, न्यूज वाले तो जो न्यूज में जो रिपोर्ट्स आने लगी हैं उससे उससे क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायर्ड होकर के या उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग अभी ही बाय करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा बोला है तो चलिए, जबकि उन्होंने जो दिया था वो शॉर्ट टर्म स्विंग व्यू दिया था, राइट। शॉर्ट टर्म जब लोग बाय कर लेते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि हमने तो उसको स्विंग के हिसाब से बाय किया था। जब वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं छोटे वाले, उनको फिर लोग लेते नहीं है। इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर आप इसको ले रहे हैं, उन्होंने तो जिसने भी रिपोर्ट दिया वो स्विंग के हिसाब से दिया उन्होंने, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, तो ये अंडरस्टैंडिंग रखिए इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, मतलब अगर अभी खरीद रहे हैं तो 410 से 415 के करीब एवरेजिंग करने का भी व्यू आप रखिए। जी, ओके, परफेक्ट है। तो स्टॉप लॉस आपका उस केस में 350 रुपए का होना चाहिए। मैम एक स्टॉक है एक्सो नोबल करके, इसके वॉल्यूम कम रहते हैं, हाई टिकट साइज वाला ये काउंटर है। आज सुबह खबर थी कि पाउडर कोटिंग्स बिजनेस और जो R&D सेंटर है उसको ये कंपनी बेच रही है अपनी पेरेंट कंपनी को। नीदरलैंड्स की इसकी पेरेंट कंपनी है, उसको 2143 करोड़ रुपए में ये कारोबार बेचे जाएंगे। और उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि आज का जो रेंज बाउंड कमजोर बाजार कह लीजिए, डे हाई पर जाकर ऑलमोस्ट क्या डे हाई पे जाके बंद हुआ। 3350 का हाई है, 3349.45 का इसका आज का क्लोजिंग लेवल है। तो केवल 55 पॉइंट नीचे, 55 पैसे नीचे ये अपने डे हाई से बंद हुआ है नीचे। तो इसमें वॉल्यूम्स अलाउ करते हैं कि इसमें एंट्री की जाए या वैसे भी? देखिए, लो वॉल्यूम स्टॉक है। इसका मार्केट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटल इज 14,000 करोड़ से ज्यादा का है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर इसमें छोटा सा रिस्क लिया जा सके, हालांकि ये स्टॉक आज अपने प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 3%, मैं राउंड फिगर ले रही हूँ, लगभग 3% अप है। अगर 3% का रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, राइट। एंड मोस्ट लाइकली अगर ये सस्टेन, आज का जो इसका हाई है जो कि डे हाई एंड डे क्लोजिंग ऑलमोस्ट वेरी क्लोज थे, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आपको 7 से 8% का गेन दे सकता है एट द रिस्क ऑफ 3%। यानी आपका जो इंट्राडे लो है आज का, उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करके अगर आप चल सकते हैं तो 5 से 7% का गेन आपको मिल सकता है, जिसमें कि पहले टारगेट आपको लगभग 3,450 के आसपास मिलेगा एंड दूसरा टारगेट लगभग आपको 3,580 के आसपास मिलेगा। ये दो टारगेट्स को चेस किया जा सकता है। सिर्फ ट्रेडिंग के मायने से मैंने इसको देखा है, क्योंकि फिलहाल एक सेकेंड, यस, तो ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा मूव मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपने बोला आज का जो डे लो है 3220 पे लगा लें। 3210 3210 की बात है। अगर 3220 आया तो 3210 भी आएगा, तो नॉट नीडेड, क्योंकि सेंटिमेंट बदल जाते हैं। क्लोजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डे लोज, क्लोजिंग, डे हाई, ये इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल चीजें होती है। एंड ये बात मार्केट में फेमस भी है कि प्राइस ओपन कहीं पर भी हो, क्लोज जहां पे हुआ उसके मायने हैं। जिसने क्लोज करवा दिया वो जीता। ओके, तो एक्सो नोबल में एक 5 से 8% की और अपसाइड आ सकती है ट्रेडिंग के नजरिए से। आपको टारगेट दिया गया है 3450 3580 का। स्टॉप लॉस आज का जो लो है उसके भी 10 रुपए नीचे 3210 रुपए पर लगा सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं। तो आप स्टॉक में जरूर तैयारी करके चल सकते हैं। LIC मैम, एक समय ये अपना इसने काफी टाइम अपने इशू प्राइस के नीचे बिताया, उसके बाद इसमें रिकवरी भी आती हुई दिखी। ऊपर में इसने 1222 का हाई बनाया। 1222 का हाई बनाने के बाद अभी आ गया है 755 रुपए पर। 744.95 का 50 लो है, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो इस स्टॉक में क्या राय देंगे आप? सुबह आज खबर थी इसको लेकर कि दिल्ली सरकार से इनको एक नोटिस मिला है GST का 57.3 करोड़ का। इतना बड़ा भी ये नेगेटिव नहीं था जितना स्टॉक में हमने एक्शन बनता हुआ देखा। करीब 3.25% नीचे बंद हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि इतना गिरना, इसमें कितना वाजिब है मैम, और कितनी और डाउनसाइड है? देखिए, डाउन साइड तो इसमें अभी भी काफी लग रही है। एंड इस स्टॉक में FII ने अपने अच्छे खासे स्टेक को कम कर दिया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इससे दूर रहे तो अच्छा है। हालांकि एक और बात है, हालांकि जो इसकी वैल्यूएशन है सेक्टर की कंपैरिजन में ठीक ठाक है, बट फिलहाल प्राइस इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यहाँ से फिलहाल ये उठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करिए, लेट इट मेक समथिंग, कुछ ऐसी इंडिकेशन इसको देने दीजिए कि ये कहीं पर बता रहे कि अब मैं यहाँ से बॉटम आउट होना शुरू हो सकता हूँ, क्योंकि पूरा बॉटम पे बाय करना तो पॉसिबल नहीं है।
अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है जिसके लिए वेट किया जा सकता है। हालांकि अगर ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब छोटा एक मूव कैच करना जैसा है, तो एक रेंज है विच इज लाइक 785, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 785 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है कभी भी, कल परसों, मतलब 2-3 दिन में, 4 दिन में, व्हेनेवर, तो शायद आपको एक छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है। लेकिन क्योंकि इसका भी स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं है, मैंने इसीलिए बोला कि इसको थोड़ा मूव होने दीजिए पहले। अभी यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे तो लो आप इसका बनता है लगभग 744 का, तो वो भी क्लियर नहीं है क्योंकि प्राइस अभी एक बार भी ऊपर नहीं गया वहां से। तो रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। प्राइस जब बाय करने के बारे में सोच रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, 785 को देखें, सब उसका स्विंग जज करें कितना हो रहा है, उसके हिसाब से फिर ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। छोड़ देते हैं ना मैम, आप लेट लीव इट टू एक्सपर्ट्स। 785 के ऊपर टेकने के बाद भी इतनी कंडीशंस है, देखें तो कहाँ देख पाएंगे, इतना समझ पाते होते तो फिर कोई पूछता ही। तो फिर अभी नहीं है, फिर वो उस कंडीशन में नहीं है कि जिसको ब्लाइंडली, जैसे दूसरा स्टॉक अभी हमने एक्सो इंडिया देखा है तो उसमें लगा कि वहां पर वो बन रहा है, वो फॉर्मेशन किया जा सकता है। यहाँ पर अभी फिर छोड़ देना बेहतर होगा। नहीं नहीं, बहुत ऑप्शंस है मैम, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है, कोई ऐसी बंदूक नहीं रखी कनपट्टी पे किसी ने कि लेना ही लेना है। एनटीपीसी इसको डिस्कस कर लेते हैं, इनको लेकर, और इनकी सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर ही आज सुबह खबर थी कि इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किए हैं। और कोई छोटे मोटे नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की बातचीत की गई है इन एमओयूज में। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये कंपनी, दोनों कंपनियां डेवलप करेंगी। 20 गीगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो तो एनटीपीसी ग्रीन ही डेवलप करेगी। एनटीपीसी या एनटीपीसी ग्रीन, दोनों में से कोई स्टॉक जो अभी इन्वेस्ट करने लायक हो, खासतौर पे एनटीपीसी ग्रीन, क्योंकि ये डबल डिजिट में आ गया। यस, और एनटीपीसी में मेरी बाइंग आप सुनेंगे तो मेरी बाइंग एनटीपीसी में लगभग 135 की है। आई एम स्टिल होल्डिंग दिस, यस, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज, जबकि इसका पी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज्यादा है। अभी मेरे पास पे एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन, और मैं इसमें अगर आपने 135 पे ले रखा एनटीपीसी ग्रीन, और ये वो लेवल है, देखिए मैंने पिछली बार भी बोला था मैं एनटीपीसी ग्रीन जो है होल्ड कर रही हूँ, और मैं इस बिजनेस के बारे में बुलिश हूँ। तो कंपनी अगर मुझे ये एवरेजिंग के बारे में ऑप्शंस देगी तो मैं यहाँ पर एवरेजिंग करूंगी। अभी कल और आज 2 दिन प्राइस ने 100 के लेवल के पास में ट्रेड किया, विच इज माई एवरेजिंग रेंज। तो मैं मेरा पर्सनली आपको बता रही हूँ कि कल भी अगर प्राइस इस रेंज में खुलता है, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में, तो मेरे लिए मैं यहाँ पर कुछ और अपनी अमाउंट को यहाँ पर इंड्यूस करूंगी, बिकॉज मैं इस बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर बात अच्छी बन सकती है, तो जबकि इसके मल्टीपल्स बहुत ज्यादा हाई है, राइट। तो जैसे जैसे इसकी ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे इसके रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो ये जो पी एडजस्टमेंट है बहुत फास्ट होगी, ड्रास्टिकली हो सकती है, क्योंकि न्यू एज कंपनी है, जल्दी अभी अभी मार्केट में आई है। तो जैसे इसका साइज बढ़ेगा, इसका ऑर्डर बुक बढ़ेगा, इसके रेवेन्यू बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर मल्टीफोल्ड कुछ रिटर्न मिल सकता है। ये मेरा व्यू है, और इसीलिए मैं इस स्टॉक को अभी भी होल्ड करके बैठी हूँ। एवरेजिंग करने का मेरा लेवल आ गया अभी भी। नहीं तो 135 पे आपने लिया, आप 100 पे लेने को तैयार हैं, तो जिसको वैसे 100 के नीचे मिल रहा है वो ना ले। तो कोई ये क्यों ना ले। देखिए अभी मैंने क्या बताया, देखिए आपने बहुत अच्छी बात है, आपका जो ट्रेड था आपने डिस्क्लोज किया, बहुत अच्छी बात थी। ये भी तो कह दीजिए ना, जिसको नया लेना है वो भी ले ले सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम इस स्टॉक को 10 साल होल्ड करूंगी। अरे तब भी कह रही ले सकते हैं, बोलिए ना कि ले लीजिए। मैं भी ले लीजिए ले लीजिए। देखिए अगर आप इतनी बुलिश हैं इस बिजनेस को लेकर, इस कंपनी को लेकर, तो कन्विक्शन के साथ बोलिए ना कि मैं लेकर बैठी हूँ, आप भी ले लीजिए, बशर्ते 10 साल होल्ड करना पड़ेगा। मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए नहीं बोल सकती। ये तो आपने डिस्क्लोज दे तो दिया, आपने डिस्क्लोज किया तो उस बात को। ओके, सो बिकॉज इट्स इन माय पोर्टफोलियो, बट स्टिल, मतलब अगर मुझे नहीं पता कि ऐसे बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने डिस्क्लोज कर दिया है। देखिए बिजनेस अच्छा है, पावर जनरेशन, एनटीपीसी ग्रीन एक ऐसे बिजनेस में है, अगर इंडिया में गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को लेगी, प्रेफरेंस अगर मिलेगी तो शायद इसको मिलेगी, शायद नहीं इसी को मिलेगी। तो इसके पास इसकी ऑर्डर बुक बढ़ाने का बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड कोल इंडिया की जो एक रिपोर्ट आई थी, देखिए अभी जो जेपी मॉर्गन, शायद उन्होंने बोला कि कंपटीशन है, वो कंपटीशन कोल टू कोल नहीं है, एनर्जी के ऑप्शंस के थ्रू ऑप्शंस में है। जो डिपेंडेंसी हमारी कोल पर है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसके लिए कोल लगता है। लेकिन जिस तरह से अगर रिन्यूएबल एनर्जी
जितना ज्यादा डीप डाइव पेनिट्रेशन मार्केट में करेगी, कोल की कंजप्शन कम होगी, इसीलिए वहां पर जो व्यू है, जो आउटलुक है, लॉन्गर रन में कम है। और जो न्यू एरा बिजनेसेस है, जैसे कि पावर रिन्यूएबल एनर्जी वाले, वाटर ट्रीटमेंट वाले, उन पर ज्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है कि इस पर अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, 5 साल 10 साल का व्यू रखो, अच्छा स्टॉक है, मैं होल्ड करूंगी, मेरा व्यू यही है। मैंने सिर्फ कन्विक्शन के लिहाज से बोला था। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उससे राय जरूर लें। मैं तो इसलिए कह रहा था इनसे कि कम से कम कन्विक्शन दिखे कि अगर आप बुलिश हैं तो कम से कम देखिए, कुछ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट बोल सकता है कि मैडम आप इसकी पी आपने देखी क्या, इसकी पी 240 है और सेक्टर की 16 है। तो मुझे मेरे डिसीजंस पता है, लेकिन अगर मैं किसी सामने के लिए बोलूं तो हो सकता है कि सामने वाला ये बोले कि इस 240 की पी पर आप मुझे बाय करवा रहे हो, मैं नहीं करवा रही हूँ। मैं इस बिजनेस के बारे में बुलिश हूँ। अगर आपको लगता है, डेफिनेटली टेक अ बेट, लेकिन होल्ड रखो। ऐसे सोचो कि आपने अपने बच्चे की एनर्जी सोल्यूशंस के लिए आपने उसको खरीद के रख लिया है, फ्यूचर में वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसका जुगाड़ आपने एनटीपी से ग्रीन से कर दिया है, उस मायने से रख लीजिए। ठीक है, तो 5 से 10 साल के नजरिए से आप निवेश करें, ये राय है। मतलब इसमें कंडीशन है, और कंडीशन यही है कि लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें और इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक, इस पे भी व्यू दीजिए। हालांकि वेटेज सबसे ज्यादा इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का है। निफ्टी बैंक की बात करें या फिर निफ्टी में भी देखें तो वेटेज एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है। एक्सिस बैंक में आज वैसे तो फ्लैट क्लोजिंग हुई, आज एक समय 997 तक चला गया था, 1008 पर क्लोजिंग हुई। इनकी एक एनबीएफसी कारोबार से जुड़ी हुई सब्सिडरी है, जिसमें ये मेजोरिटी हिस्सा बेचना चाहते हैं, ऐसी एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबरें आ रही हैं। एक्सिस फाइनेंस नाम की इनकी कंपनी है, जिसमें ये स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रहे हैं एक एडवाइजर के साथ, और वहां पे कुछ $1 बिलियन के आसपास पे ये मेजोरिटी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, ऐसा न्यूज फ्लो है। 90 करोड़ से 100 करोड़ डॉलर्स में ये डील हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एक्सिस बैंक को लेकर आपका क्या व्यू है? जब से इसके रिजल्ट्स आए हैं ये 1000 रुपए के आसपास अटका हुआ है। देखिए, एक छोटी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, बट कंसिडर एज अ ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टिंग। अगर ये स्टॉक आपका 1015 के ऊपर सस्टेन रहता है, मतलब ये मंथली एक्सपायरी के बाद भी हो सकता है मंथली एक्सपायरी में जाए और फिर सस्टेन ना हो, तो मार्च सीरीज में अगर ये आपका 1015 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो एक छोटा सा टारगेट है जो कि आपको 1038-35, ये पहला टारगेट की रेंज। मैं 38-35 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक रुपए की वजह से टारगेट हिट हो जाता है और मिस हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, वो 4-5% को जो मूवर्स को छोड़ देते हैं, तो वैसी गलती ना करें। 1035-38 के आसपास ये पहली टारगेट बुकिंग जोन हो सकता है आपके लिए, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है लगभग 1080 का। बट यहाँ पर एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखना है, जबकि टारगेट आपके लगभग बनते हैं 5 गुना, राइट। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो बहुत छोटा सा, जो आज ही का लो है, हिट हो जाता है प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो सेंटिमेंट ऑफ द प्राइस है, जो पैटर्न ऑफ द प्राइस है, वो बेरिश कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो लगभग 1005 का है, छोटा सा ही है। और जो टारगेट एक्सपेक्ट करें वो 1035 से 38 पहला टारगेट रेंज, एंड दूसरा है 1080, जिसमें कि जिसके अगेंस्ट में आपने स्टॉप लॉस जो रखा है वो लगभग 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रख रहे हैं। 1008 पे क्लोजिंग है, 997 का लो है आज, तो स्टॉप लॉस 1005 का रखना है। 1005 का ही इनफ है, 3 ही रुपए नीचे। यस यही रेंज है, क्योंकि वो आज का ओपनिंग है ना, वो रेंज चल जाएगा। मतलब देखिए, 1015 के ऊपर अगर बाइंग है ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो चल जाएगा, बिकॉज वो ओपनिंग है, सेंटीमेंट वहीं पर है प्राइस। मैंने 1008 से कैलकुलेट कर लिया, जो आज का क्लोजिंग बेसिस है। 15 परफेक्ट है, ठीक है, फेयर इनफ मैम। जोमेटो पे आपकी राय दीजिए। ब्लिंकिट में और निवेश किया इन्होंने 1500 करोड़ का, पिछले महीने भी 500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए गए थे, और आज एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है उन्होंने, और 310 रुपए का टारगेट जोमेटो के ऊपर दिया है। मुझे तो याद आता है, मैं डर डर के ही पूछ रहा हूँ, मुझे वो मदर वाली वो बात याद आ जाती है आपकी। नहीं देखिए, ठीक है। फिर भी अभी भी मेरा जोमेटो को लेकर के बुलिश व्यू नहीं बन रहा है। अब मैं इसको बना नहीं पाऊंगी जब तक कि, देखिए मैं एक्सप्लेन करना है, एनटीपीसी के बिजनेस मॉडल में और इसके बिजनेस मॉडल में डिफरेंस है। एनटीपीसी ग्रीन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल नीड, दिस इज रिलेटेड टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ नीड। हाँ, तो डिफरेंस है, दोनों के बिजनेस मॉडल में डिफरेंस है।
तो मुझे लाइट लगता है तो कि अभी भी यहाँ पर जी लाइट लाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिजनेस में, घर में, ऑफिस में, हर जगह। लेकिन खाना बाहर से ऑर्डर करना है नहीं करना, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। ये पर्सनल चॉइस है। एंड जब तक कोई मजबूर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि चलिए, इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिस्कशन। हो सकता है कि हम कम्युनिटी को 2 भागों में बांट दे। कोई बोल सकता है कि मैडम मेरे घर पे मैं रात को 9 बजे 8 बजे आती हूँ या आता हूँ, तो मैं खाना कब बनाऊं? तो दैट शुडंट बी देयर, इट्स अ तो पर्सनल थिंग। बट यही वाला पॉइंट जो है ना, यही वाला पॉइंट मैंने भी कहा था। आपने कहा था कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं चाहूंगा कि वो ऑर्डर करके बाहर से खाए, लेकिन कभी खुदा ना खासा आप नहीं हैं, जैसे आज ही हमने आपको रिक्वेस्ट करके लेट तक बिठा लिया, वो घर पे पहुंचे कहीं से, उनको भूख लगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो कम से कम एक विकल्प तो है ये। कभी कभी, हाँ कभी कभी, डोंट टेक कभी इट एज कभी, कभी कभी, बट इट्स बीइंग इतना इतना इंड्यूस किया जा रहा है उस चीज को कि आपको आपके घर वालों के इतने मैसेज नहीं आते जितना 3 बजे, 4 बजे, 11 बजे, 5 बजे इनके नोटिफिकेशंस आते हैं। अब तो खैर नहीं, तो इसका ठीक मतलब है, आपने चलिए। डाउनलोड तो कर रखा है फिर। नहीं कर रखा है, नहीं किया है। जब हम कभी बाहर थे, मैं बता एक जस्ट इंसिडेंट है, बताती हूँ। जब एक इंसिडेंट है, हम लोग जब दिल्ली गए थे, तो वहां पर हमने मम्मी पापा के साथ गए थे हम लोग, तो हमने फिर वहां पर खाना ऑर्डर किया। वेल, दैट वाज नॉट अ नीड थी, किया। बट अभी तक वो नंबर रजिस्टर्ड है, दे स्टिल यूज्ड टू सेंड अस मैसेज। हाँ, ये खैर, बात तो है। एक बार आपका नंबर चला गया फिर छूटता नहीं है मामला। डेटाबेस बहुत मजबूत, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं ये। यस। तो कहीं ना कहीं फिलहाल कमिंग बैक टू द स्टॉक एक्चुअली, तो देखिए फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग करके छोड़ना है तो ठीक है। बाकी अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, देन मेरा व्यू ये है कि स्टे अवे। देर आर सम गुड थिंग्स जहां पर आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, जिसको आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कुछ सालों के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, और आप चैन की नींद भी ले सकते हैं। ये स्टॉक वैसी कैटेगरी में मैं नहीं रख पा रही हूँ। अब पर्सनल बायस हो सकता है, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट स्टिल लुकिंग एट देयर बिजनेस मॉडल, लुकिंग एट देयर वैल्यूएशन, मुझे कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग लगती है जिसके ऊपर बेट लगाई जा सके। ठीक है, तो अवॉइड करें, दूर रहें। जी ठीक है, फिलहाल जोमेटो में निवेश करने की राय नहीं है, इससे आप दूर रहें। चलिए, अब दूर नहीं रहा जा रहा अपने दर्शकों से जिनके सवाल हमारे पास पहुंचे हुए हैं। हमने डिस्कशन काफी लंबा कर लिया। दो चार सवाल तो मैं कम से कम लेना चाहूंगा मैम। एक रोहिणी मित्तल जी का सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ, थोड़ी भावना भी है उनकी इसमें। कह रही है कि सर, अक्टूबर में मार्केट में आई हूँ, तब से लॉस देख रही हूँ। आखिरी में 15% लॉस बुक करके RIL 1219 में शिफ्ट हो गई मार्केट में पैनिक के कारण। क्या सर अब ये 1200 के नीचे तो नहीं जाएगा? डर लग रहा है। तो अपनी पोर्टफोलियो की उन्होंने हालत भी बता दी और अपनी जो कंडीशन है, जो इमोशंस है उनके, वो भी मन स्थिति ठीक है। देखिए, इन्होंने बताया भी कि वो अक्टूबर में आए हैं, और हमने स्टार्टिंग में ये बात बोले कि बहुत सारे लोग जो है अभी अभी मार्केट में आए हैं। मैंने देखा है मार्केट पहले से। हालांकि मेरी इन्वेस्टमेंट जो मेजर चंक है वो भी इस बुल रन में लगा है, बट आई नो हाउ टू हैंडल दिस। मैं इसको मैनेज कर पाती हूँ, बिकॉज पता है कि ये साइकिल का पार्ट है, यहाँ है तो इसके बाद ये भी आएगा। फिलहाल देखिए, आपका सिर्फ RL कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के ही आपका कंसर्न है, तो रिलायंस इंडस्ट्री देखिए स्लो मूव कर सकता है। पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे तो बहुत नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, क्योंकि इंडेक्स का मेजर जो हाई वेटेज है, ये उन 3 स्टॉक्स में से एक है। फिलहाल अगर स्टॉक स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं कि और कितना गिर सकता है, 1, मैं अगर इसको रखूं तो कहां पर एवरेज करूं, 2, और क्या टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूं, मैं 3 चीजों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। और मैं यहाँ पर व्यू रख रही हूँ कि कम से कम आप इस स्टॉक के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक के बारे में आप कम से कम कुछ सालों के होल्ड का तो व्यू रखते होंगे। अगर ये व्यू आपका है, तो पहला जो सपोर्ट रेंज निकल के आती है इस स्टॉक की, वो लगभग आती है आपका आज के दिन में लगभग 1200 के भाव पर ये है। ऑलराइट। एंड जो पहला सपोर्ट आपको कहीं पर मिलता है वो लगभग आपको 1100 के भाव पर मिलता है। परसेंटेज से समझिए, परसेंटेज से आपके करंट प्राइस से लगभग 9% और दूर है। अब अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर एवरेजिंग करके होल्ड रखना चाहेंगे, बिकॉज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कल को अगर इसमें से जियो फाइनेंशियल, सॉरी, जो अपने दूसरे बिजनेसेस हैं,
अगर ये दूसरे बिजनेसेस को इसमें से निकालते हैं, राइट, तो हो सकता है कि जो नए बिजनेसेस होंगे स्टेक होल्डर्स को बोनस इशू मिल जाए, क्योंकि इसका जो फिलहाल रेवेन्यू मॉडल आता है सिर्फ तेल वगैरह इंडस्ट्री से ही नहीं है। बिजनेस को समझ लीजिए, मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इसके बारे में एक व्यू बना लें अपना। अगर ये अपने बिजनेसेस को, जैसे कि अपने टेलीकॉम बिजनेस को अलग कर लेते हैं, फाइनेंशियल जो जियो फाइनेंशियल तो ऑलरेडी अलग है ही, अगर इस तरह से जो इनका रिटेल वाला सेगमेंट है उसको अगर इसमें से अलग कर लेते हैं तो इनके रेवेन्यू पर तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज आज की डेट में जो इनका रिटेल पोर्शन है, जो इनका रिटेल बिजनेस है, इस कंपनी के रेवेन्यू में सपोर्ट कर रहा है। तो उस चीज को समझते हुए, बट जब ये नई कंपनीज अलग होंगी फ्यूचर में या लिस्ट होंगी, तो जो पुराने स्टेक होल्डर्स हैं, हो सकता है कि आपको नई कंपनीज में से उसमें एक्स्ट्रा आपको बोनस शेयर वगैरह मिल जाए, तो वहां पर आपकी एडजस्टमेंट तो हो जाएगी। मेरा ये व्यू है, अगर आप रिलायंस को कुछ सालों के लिए, जिसमें कि 3 साल मिनिमम, अगर आप होल्ड करके एवरेजिंग करके चलने का आपका व्यू है, तो आप इसको रख सकते हैं। एंड डू एक्सपेक्ट टारगेट लगभग 1400 का पहला टारगेट आपको मिलेगा, लेकिन वो कितने महीनों में मिलेगा आई कैन नॉट टेल एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट मे टेक टाइम। ब्रॉडर मार्केट अभी भी बेरिश है, एंड इन सब चीजों को देखते हुए इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं बल्कि एवरेजिंग करने की मेरी सलाह होगी, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओके, तो होल्ड और एवरेज करना है, ये फिलहाल राय रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है। और 3 साल का कम से कम रोहिणी जी आप व्यू लेके चलिए। 1400 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन नीचे में स्टॉप लॉस आपका 1100 रुपए, यानी कि 8 से 9% नीचे आपके भाव से इसमें देखने को मिल सकता है। या फिर आपको लगाना चाहिए, अगर आप इतना स्टॉप लॉस होल्ड करने का, हाँ एवरेज भी करें नीचे में, और अगर आप इतना स्टॉप लॉस लगाने के लिए तैयार हैं एवरेज करने के बाद भी, तो फिर आप इतना व्यू अगर रख सकते हैं तो इसमें आप जरूर बनी रह सकती हैं। इस बीच मोहम्मद शरीफ जी ने कहा है कि मैं मनी 9 को 1 साल से देख रहा हूं, बाकी एक बार भी मेरा सवाल लिया नहीं गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने सवाल भेजा हो नहीं लिया हो? हाँ, समय की कमी रही हो तो उसके लिए माफी जरूर चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सनल कोई वो वाली बात नहीं है। तो सवाल भी उन्होंने बाद में शेयर कर दिया। मैम वो टाटा पावर को लेकर है, 300 रुपए पे इन्होंने टाटा पावर लिए हैं, और टाटा पावर के 300 शेयर है, 417 के भाव से इन्होंने ले रखे हैं। तो आप कुछ कहना चाह रही थी इनके बात पर? आप उनको ये बोल सकते हैं कि वीएलए जो है थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करती है चीजों के लिए, लेकिन मैं कोशिश लेकिन मैं एक्चुअली इसलिए कोशिश करती हूँ ताकि देखिए नंबर बताना इज डिफरेंट। नहीं, आपको किसी ने ऐसा बोला है, कोई फीडबैक है, या आपको खुद पता है कि आप थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करती है? नहीं, ये मुझे फीडबैक मिलता है, बिकॉज अगर मुझे मौका, ये मेरे है घर में ही है ये फीडबैक मिलता है कि जब आप कोई चीज को, मुझे ऐसे लगता है कि सामने वाला बस समझ जाए, ऐसे करना है, हाँ गलत मत कर लेना, उस लेवल तक जाकर के बताने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, उस लेवल तक अगर नहीं समझाया तो फिर क्या हो जाएगा पता है, लोग नुकसान कर लेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें ना मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप एक्सप्लेन करती हैं, मुझे भी उसमें कोई वो नहीं है, अच्छी बात है, एक्सप्लेन करना भी चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जहां जहां आपको लगता है ना कि आपका दोस्त, आपका बच्चा या आपके जानने वाला कोई भी गलत हो सकता है या गलत जा सकता है, आप एक्सप्लेन करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है, मेरा पर्सनल व्यू है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि कहीं कहीं आप एक्सप्लेन कीजिए जहां पे जरूरत है, सब जगह मत कीजिए, फिर वहां पे दिक्कत आती है। आई थिंक आप इसको आप पॉजिटिवली लेंगी जो मैं आपको श्योर लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहूंगा कि जहां आप एक्सप्लेन करती हैं, बाखूबी करती हैं, और करने की जरूरत होती है तो ही करती हैं, और वो करना जरूरी है भी। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा 2020 के बाद से, कोविड के बाद से जो लोग आए हैं उन्होंने मंदी नहीं देखी है बाजार में, कोई बड़ा फॉल नहीं देखा है। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, क्या कहते हैं, वीकनेस या फिर बाजार की गिरावट, और अपने पोर्टफोलियो को हेज कैसे करना है, या फिर इस गिरावट में कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके अपने हाथ जला के चले जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप क्यों एक्सप्लेन करती हैं, बिल्कुल सही करती हैं, जहां जहां करना चाहिए वहां जरूर कीजिए, करना भी चाहिए, और जरूरी भी है ये हैंड होल्डिंग। थैंक यू ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अभी भी बायस ना हूं। देखिए यहाँ पर जो एक टाटा पावर के बारे में जो उन्होंने पूछा है, कितने दिन का व्यू, पहली बात तो इनकी 417 की बाइंग है, ऑलरेडी अच्छे खासे गिरावट पर है। तो लेते समय देख, आपको याद है ग्रोवर जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि लोग करते तो है रिपोर्ट्स को देख के,
ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट्स को देख के करना तो चाहते हैं स्विंग, लेकिन कर बैठते हैं इन्वेस्टिंग बिकॉज लॉस नहीं कटता। तो इसीलिए मैं शायद थोड़ा सा, अब यहाँ पर भी शायद इन्होंने यही किया होगा। देखिए 417 का स्टॉक लगभग आपका 14%, 15% गिर चुका है। तो अगर या तो आप इस बिजनेस के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्ट है, राइट, टाटा पावर के बारे में, और अगर नहीं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, राइट। मैं आपको ऐसे डांटना नहीं चाह रही हूँ मतलब मोहम्मद जी, लेकिन स्टिल आपने जहां से भी खरीदा, हो सकता है कि आपने किसी को आपने सुना होगा, देखा होगा, आपकी स्टडी होगी, बट जब भी आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं ना, आपको हर कोई ये 3 चीज देता ही है, चाहे आप खुद स्टॉक बाय करें या कोई भी दे। मैं यहाँ ले रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको काटूंगी, मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक मैं इसको एवरेज करूंगी या फिर बुक करूंगी। ये चीज की क्लैरिटी रखिए। अगर नहीं होगा तो पोर्टफोलियो ब्लीड होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे अगला एक्शन क्या लेना है। एंड दिस इज व्हाट मे बी हैपनिंग विद यू नाउ इन दिस स्टॉक। अभी ये स्टॉक 15% डिक्लाइन पर है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर ये आपको 358, 358 इसके ऊपर अगर आपको एक क्लोज करके देता है, विच इज पिछले वीक का ओपन प्राइस, सॉरी पिछले वीक का क्लोजिंग प्राइस, अगर ये 358 के ऊपर आपको क्लोज करके देता है, तो फिर इस वीक का, अभी मुझे नहीं, इस मंथ का अभी जितना भी लो बनेगा, फ्राइडे के दिन में देखेंगे कितना लो बनता है, जो भी वो लो बनता है उस लो को कंसीडर करके आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो भी वो लो बनता है उस लो को नोट डाउन करके फिर आप 358 के ऊपर बाइंग लेके टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 370 एंड 385। और रही बात 415 या 417 आने का बहुत ही नियर एंड टर्म में, नो, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो उतना एक्सपेक्ट फिलहाल मत करें। छोटा बहुत आपको ट्रेडिंग का मूव मिल जाएगा, लेकिन आपका 417 का भाव आने के लिए इसको कई क्वार्टर लग सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि 358 के ऊपर अगर बंद हो जाता है पहली कंडीशन, शुक्रवार का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रहे और एवरेज भी करें। यस, और 317 की एक्सपेक्टेशन मत रखें। मेरे हिसाब से 2 टारगेट मिल सकते हैं, सॉरी 417 की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी ना रखें। एक टारगेट है 370 का, दूसरा टारगेट है 385, ये मिल सकते हैं। अब इसको आपको कैसे, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको कैसे हैंडल करना है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। लेकिन एवरेज करेंगे तो शायद उनका प्राइस भी नीचे आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी 370, 385 से ज्यादा की उम्मीद ना करें आप टाटा पावर के शेयर में। हाँ, आप इसमें स्टॉप लॉस आपको अब जरूर लगा के रखना है, जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग जो होगी उसका लो जो होगा वो आप पकड़ लीजिए अपने स्टॉप लॉस के तौर पर और एवरेज कीजिए, और ऊपर में 70, 385 के आसपास। तो फिर जो अब आप कह रही हैं ऊपर नहीं जाना है तो फिर इस लेवल पे काट लें, फिर जो भी अगर भाव आ जाता है तो इस करके अगर एग्जिट लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये क्यों बोला 385 एंड 390 इज अ रेजिस्टेंस जोन फॉर दिस, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से प्राइस वापस से रिट्रेस होने की हाई चांसेस होंगे। एंड उसके बाद में जो इसमें जो लेवल टेस्ट हो सकते हैं, गिवन कि जो हमारा ब्रॉडर मार्केट है अगर वो भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना के रखता है उस समय पर, क्योंकि वो इम्पैक्ट एक एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट होगा, तो वापस से यही 310, 315 के नंबर हमें फिर से देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए 385 पर जो भी आपका बेस्ट हो सके निकल जाइएगा। ओके, ठीक है। रंगिनी चिंतन जी का सवाल था अदानी पावर पे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। उन्होंने लेवल पूछे थे इसके, वो हम आपको बता ही चुके हैं। एक सवाल और लूंगा मैम, लेट तो हम काफी हो गए हैं। बजाज फाइनेंस को लेकर व्यू दे दीजिए। नरेश प्रसाद जी कह रहे हैं आपको भी लेट हो रहा मैम, बस इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा बोलेंगे, उसी के हिसाब से आप फिर जा पाएंगे। ठीक है। बजाज फाइनेंस, राइट, बज पे एक सेकेंड। ओके, ये स्टॉक ऐसे बिहेव कर रहा है कि हमको किसी की कोई परवाह नहीं है, हम चाहेंगे वैसे चलेंगे। वेल, किसी का डर अच्छा नहीं खासा, यस, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग। मार्केट जहां चाहे जैसे करे, मैं मस्त मौला हूं, मैं वैसे ही चलूंगा, इट्स लाइक दैट। सो खैर, देखिए फिलहाल बजाज फाइनेंस में अगर मैं बात करूं तो व्यू ओवरबॉट है। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो ओवरबॉट है, बट प्राइस फॉर्मेशन अभी मंथली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा आपको स्कोप दे रहा है, थोड़ा सा आपको जगह दे रहा है। आप अगर एक लॉस मेंटेन करके चल सकते हो, जो कि लगभग आपका स्टॉप लॉस आता है, आज की डेट में प्राइस ट्रेड कर रहा है, ग्रोवर जी
जहां तक मुझे याद आ रहा है 8,000 का टारगेट दिया था और 8,250 का पिछली बार वो हिट हो चुका है, राइट? चलिए तो मुबारक हो आपको भी, जिन्होंने आपके कहने पे लिया उनको भी। आई थिंक तो क्योंकि यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे चार्ट पर, और वो याद भी आ रहा है वैसा। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए थोड़ा सा ओवरबॉट है। अगर आप इसको कुछ ही हफ्तों के हिसाब से देख रहे हैं, कुछ ही हफ्तों के हिसाब से कि मैं इसको बाय करूं और ये 9,200 या 8,800 के आसपास चला जाए, तो 8,800 के आसपास जब ये आता है या फिर 8,800 से लेकर के 8,900 के आसपास जब आता है, जाने दीजिए उसको, करंट प्राइस पे बाय मत करें। वहां से अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो वहां से एक सेल ऑन राइज का व्यू बन सकता है। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें इसकी जो आरएसआई है वो अभी 68 के ऊपर चली गई है, एंड जगह है अभी भी 8,800 से लेकर के 9,000 के आसपास ही जा सकता है। वहां से एक सेल ऑन राइज का ट्रेड बनेगा, एंड उसके बाद में एक पूरा जो प्राइस जर्नी बन सकती है, उसके बाद में ये वापस से आपको 8,800 8,200 के आसपास मिलेगा, तब बाय करें। फिर वहां पर जब आप दोबारा से बाय लेंगे इस एवरेज में, थोड़ा टाइम लगेगा, नोट डाउन कर लीजिए, टाइम लगेगा। जब भी आपको ये 8,200 के आसपास मिलता है, वहां पर बाय लेकर के एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। लगभग आप मुझे लगता है जो एक सही स्टॉप लॉस होगा इसके लिए वो होगा लगभग 7,000 के भाव का। फ्रॉम देन इसके बाद ये स्टॉक निकलेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके 10,000 के आसपास निकल सकता है। तो ये मूवमेंट होने दीजिए, इसमें ट्रैप ना हो, लेट दिस मूव हैपन, रेजिस्टेंस पे जाने दीजिए, रिट्रेस करने दीजिए। जब 7,200 के आसपास आए, सॉरी 8,200 के आसपास आए, तब वहां पे बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ओके ठीक है, 8,200 के आसपास आएगा तो आप इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो आई थिंक अब मुझे समझ आ रहा है कि मोहम्मद जी ने अपना जो वो गुस्सा गिला निकाला था या फिर जो शिकायत या फिर नाराजगी जाहिर की थी वो इसलिए थी क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स हम डिस्कस कर नहीं पाए, जो दर्शकों के सवाल थे। तो जितने हो सके मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी। कुछ स्टॉक्स इट्स ओके, अगर कुछ स्टॉक्स हैं तो 2 या 3 स्टॉक्स हम लोग अभी दे सकते हैं। अगर सिर्फ लेवल्स के बारे में डिस्कस करना है तो मैं लेवल्स वहां पर शेयर कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। लंबा हो जाता है मैम, वो आपके बस में नहीं है, आप भी बजाज फाइनेंस की तरह ही हैं। रोके नहीं रुकता है मामला। देखिए मैं ऐसे कह के निकल नहीं सकती कि मतलब अभी देखिए 8,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है? तो मैं ये बोल दूं अचानक से कि 8,200 के आसपास आए तो बाय कर ले, लोग पूछेंगे वापस से कि अभी तो इतने पे चल रहा है। ठीक है मैम। आप कह रही हैं तो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश चौधरी जी का सवाल है, कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन अदानी पोर्ट को लेकर है। 85 शेयर हैं, 1230 का लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। अदानी पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, हमने अभी अदानी पावर की बात करी थी। 1230 पे लिया है मैम और स्टॉक 1080 के आसपास है। 1230 की बाइंग है, ठीक है। देखिए अदानी पोर्ट्स यू कैन बाय, कंटिन्यू टू बाय, लीडर है अपने सेगमेंट का और कंपटीशन नहीं है। सेक्टर की पी नीचे बनती है तो मल्टीपल जज किससे करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि भारत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा आने वाले 5 साल 10 साल और, तो अदानी पोर्ट्स में आप डिप्स में बाय करें। जैसे ही कोई भी अगर सिग्निफिकेंट डिप आपको 10% का 15% का मिलता है, कीप एक्यूमुलेटिंग इन इन पार्ट्स। और अगर फ्रेश बाइंग आपने जैसे अभी आपका 1200 के ऊपर की बाइंग है, 1220 शायद आपने बोला है, 1230, तो मेरे ख्याल से अभी आपको अच्छा खासा एक डिप मिल रहा है। इस डिप में ट्राई टू एक्यूमुलेट सम परसेंटेज, 15% का डिप है। करंट प्राइस भी लगभग अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर फिर से प्राइस आपको एक डिप देता है, देन फिर से इसको एक्यूमुलेट करे। गिवन दिस, क्योंकि आपने बोल दिया है कि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, एंड जैसे मैंने बोला अगर आपको लगता है इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेगा तो फिर इस स्टॉक में लंबे अवधि तक एवरेजिंग कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए एक सवाल नहीं लूंगा, सिर्फ वो मोहम्मद जी जिनको आपने टाटा पावर पे राय दी थी ना, जब आप कह रही थी कि मैं डांट नहीं रही हूँ, उन्होंने उसका रिएक्शन दिया है, कह रही हैं कि मैडम का कड़वा सच मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बट देखिए ठीक है, ओके, नो वर्ड्स। बच के रहिए हैं, ज्यादा कुछ बोलेंगे गलती होने की चांसेस है। चलिए ठीक है मैम, इसी नोट पे इतना ही है। हाँ, मार्केट देखिए जाते जाते एक ही बात बोलना चाहती हूँ ग्रोवर जी, वही चीज है। पिछले एक रिपोर्ट आई है 50,000 से ज्यादा डीमैट अकाउंट बंद हुए हैं। वो एक वो एक शॉकिंग न्यूज है मार्केट के लिए। एंड ट्रेडिंग में भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का शायद एक नंबर था, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है,
बट इट वॉज नियर टू 1 लाख करोड़ समथिंग। इतनी वॉल्यूम में डिक्लाइन हुई है, यानी लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट हो रहे हैं, है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ये चीज नहीं देखी है, अभी समझा नहीं है। हाँ। और वो वाला मूवमेंट नहीं है, ये मार्केट वैसी नहीं है। सभी समझ लें कि कुछ भी बाय करें तो कुछ दिन में प्रॉफिट हो जाएगा। नो, बुल रन में केडिया जी बोलते हैं ऐसा कि बुल रन में तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन मल्टीफोल्ड रिटर्न बनते हैं बेयर मार्केट में, जिनकी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं इस बात से बहुत अग्री करती हूँ कि गिरती मार्केट में पैसे लगाने पर ही पैसा ज्यादा बनता है। बट आप देख लें कि आप उस गिरते हुए पेन को आप झेल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने पोर्टफोलियो पे 30% 50% के डिप्स भी लिए हैं एंड होल्ड किया है। ओके, तो आप कह रही हैं कि बाय द फियर, राइट? यही कहना चाह रही हैं आप? बाय द फेयर एट द राइट टाइम। आपको नहीं पता कि बॉटम कहाँ होगा। बाय द फेयर एट द राइट टाइम वो जज कैसे कर सकते हो? आप कुछ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। पी देख लीजिए, आरएसआई देख लीजिए, सेक्टर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। 2-4 चीजें भी देख लिया तो आप कहीं ना कहीं बेटर बाइंग ले सकते हो उन लोगों के कंपेरेटिवली जो ये चीज नहीं देखते। बस इतना। डर को खरीदिए सही समय पर, लालच को बेचिए, तभी आपका पैसा बाजार में बनता है। जब हर कोई बेच रहा होता है आप खरीदिए, जब हर कोई खरीद रहा है तो आप बेचिए। इसी तरह से बाजार में ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। चलिए इसी नोट के साथ कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डिस्क्लोजर मैम जाने से पहले बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई। मेरे ख्याल से एनटीपीसी ग्रीन मेरे पास में है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है इन माय अकाउंट। बाकी तो और कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो फिलहाल मेरे पास है और मैंने नहीं बताया है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में शामिल हुई। आपने थैंक यू सो हमें मच। स्ट्रैटेजी भी बताई थी जो परसों एक्सपायरी होने वाली है उससे पहले, या फिर लॉन्गर टर्म के लिए भी थोड़ा सा कि कैसे आप सेल ऑन राइज का ट्रेड लेके चल सकते हैं। आप कहें तो मैं एक जल्दी से 10 सेकंड में आपके लिए वो स्ट्रैटेजी फिर से रख देता हूं। आपने कहा था कि अप्रैल का फ्यूचर आप बेचिए 22,850 पर, और 22,350 तक ये जा सकता है। नीचे में 500 पॉइंट की डाउन साइड है, इसको कवर कर लीजिए निफ्टी की 22,500 की कॉल से, जो कि 440 के आसपास है। और जब तक स्पॉट में 23,800 नहीं जाता तब तक ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। हो भी जाए तो भी आप कवर्ड हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। तो इस तरह से आप सेल ऑन राइज का जो मार्केट है उसको, उसका जो व्यू है वो लेकर चल सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में आप शामिल हुई। और तो हम क्लोजिंग बस को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे गुरुवार की सुबह शुरुआत, जब 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं कल महाशिवरात्रि का पर्व है, आपके लिए बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां लेकर आए, और परसों जब बाजार खुले तो आपको ढेर सारा मुनाफा हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।